हेलो एवरीवन। तो Q1 FY27 के रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए हैं। इस वीडियो में हम अभी तक एनबीएफसी में जो हमारे वॉच लिस्ट में है जितनी भी कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं, कौन कॉल हुआ है, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो लगभग 5 एनबीएफसीज हैं। रिवर्स में जाएंगे हम। जैसे पूना वाला फिनकॉर्प, इसका रिजल्ट सबसे बाद में आया तो सबसे पहले इसको कवर करेंगे। फिर पिरामल फाइनेंस है, एल फाइनेंस है, फेड बैंक फाइनेंशियल है, एसजी फिनसर्व है। इन सब के रिजल्ट्स, नंबर्स कैसे हैं, क्या स्टोरी बता रहे हैं नंबर्स, कॉन कॉल में क्या हुआ, मैनेजमेंट ने आगे की क्या कमेंट्री दी है, कैसा आउटलुक बताया, क्या गाइडेंस दिया है, एंड वैल्यूएशन वगैरह की स्टॉक में कैसी अपॉर्चुनिटी लगती है, वैल्यूएशन वगैरह कैसा लग रहा है, सारा ग्रोथ वगैरह मिला करके ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो पांचों जो एनबीएफसी हैं वो इस एक वीडियो में रिजल्ट, कॉन कॉल सब कुछ कवर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पूना वाला फिनकॉर्प से। तो बिजनेस अपडेट इनका आया ही था, देखा होगा आपने। एयूएम ग्रोथ 62% की है कंपनी की वाई वाई लेवल पे, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखोगे तो 11% का एयूएम ग्रोथ आया है कंपनी का। एयूएम ग्रोथ इनका पहले भी अच्छा ही आता था, जब हम पहले ट्रैक करते थे, जब ये कंपनी बहुत अच्छा करती थी तब भी 40-50% से ग्रो करती थी। और बीच में टाइम खराब हुआ, जब इनकी प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ा, एसेट क्वालिटी खराब हुई, तब भी एयूएम ग्रोथ इनका यही 40-50-60% के रेंज में रहता था। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अच्छी चीज क्या है, लास्ट 2 क्वार्टर से ये देखने को मिल रहा है कि इनका जो प्रॉफिट का नंबर है, हर एक मैट्रिक, सिर्फ पैट का नंबर नहीं, जैसे लैंडिंग में 3 प्रॉफिट के मैट्रिक्स होते हैं ना, नेट इंटरेस्ट इनकम हो गया, फिर आपका प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप बोलो या फिर उसको ऑपरेटिंग इनकम बोलो, वो हो गया, और तीसरा हो जाता है आपका पैट। तो हर एक लेवल पे कंपनी की प्रॉफिट के नंबर्स में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। जैसे नेट इंटरेस्ट इनकम आपको दिखेगा वाई वाई 84% पे ग्रो किया है। एयूएम में ग्रोथ कितनी है, 62%। नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रो किया है 84%। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका प्रोडक्ट मिक्स या तो चेंज हुआ है, यील्ड आपका बढ़ गया, यानी कि जो हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट है उनका मिक्स एक तो बढ़ गया होगा, या फिर कॉस्ट ऑफ बोरिंग में आपको बहुत अच्छा एडवांटेज मिला होगा, जिसकी वजह से आपका एनआईआई इतने अच्छे रेट से ग्रो किया है। Q1 क्यू भी आप देखो 11% से नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी का ग्रो किया है। पीपीओपी डबल से ज्यादा हो गया, 142% की ग्रोथ है। अब ये 142% की ग्रोथ एक तो इसलिए भी इतनी हाई लगती है क्योंकि लास्ट ईयर का बेस काफी लो था। आपको याद होगा वो FY25 के, जब इनकी मैनेजमेंट चेंज हुई थी, नई मैनेजमेंट आई, तो उन्होंने बताया वो जो STPL प्रोडक्ट है इनका, शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, एसेट क्वालिटी में थोड़ा बहुत हमको चेंजेस करना पड़ेगा। एंड फिर हमने देखा 1-2 क्वार्टर बाद इन्होंने एकदम से बम फोड़ा कि लॉस इन्होंने आई थिंक एक क्वार्टर में दिखाया था। जो एनबीएफसी 300-400 करोड़ का क्वार्टरली पैट करती थी, एक क्वार्टर में सीधे लॉस दिखाया इन्होंने। वहां से इनका अगला 3-4 क्वार्टर बहुत खराब गया। तो वो लो बेस की वजह से आपको पीपीओपी एक तो दिख रहा है इतना इतना मतलब 141% पे ग्रो किया है। बट क्वार्टरली भी अगर आप देखो तो ट्रेंड अच्छा है। इसका मतलब क्या है कि लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में भी जो पीपीओपी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिर नेट प्रॉफिट का भी सेम रीजन है, लगभग 5x ग्रोथ है। 60 या 70 करोड़ का पैट था इनका लास्ट ईयर Q1 में, 308 करोड़ का पैट है। लेकिन सिक्वेंशियल आप देखो कितना अच्छा ट्रेंड है, 21% पे पैट ग्रो किया है Q1 Q लेवल पे। आरओए का नंबर, ये एनबीएफसी एक टाइम पे, अगर आपको याद हो जब हम स्टार्टिंग में डिस्कस करते थे, तब 4.55% के आसपास का आरओए ये बनाता था। लेकिन एक ऐसा टाइम आ गया जहां पे 1% से भी नीचे का आरओए हो गया, वही जो हमने डिस्कस किया ना कि इनका प्रॉफिट से सीधे लॉस में चली गई थी। तो अभी आरओए कितना हो गया है, 1.98%, ऑलमोस्ट 2%। वाई वाई 130 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 17 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है, 47 बेसिस पॉइंट वाई वाई ग्रॉस एनपीए, और नेट सॉरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। फिर एक चीज मुझे ये अच्छी नहीं लगती पूना वाला की, मतलब इतना हाई रेट पे ये ग्रो करते हैं, इनका लेवरेज काफी जल्दी बढ़ जाता है, और फिर कंपनी को टाइम टू टाइम अपना फंड रेज करना पड़ता है। अभी इन्होंने ये अप्रैल के अंदर अपना फंड रेज किया है 2500 करोड़ का। जब ये प्रॉब्लम हुआ था, जब इन्होंने ये एनपीए बताया, मैनेजमेंट चेंज हुई, और फिर इन्होंने बोला कि हमको 5-6 नए प्रोडक्ट्स के अंदर भी एंटर करना है, उस टाइम पे भी इन्होंने लगभग 10,000 करोड़ का इक्विटी की इन्फ्यूजन किया था, क्यूआईपी वगैरह कुछ किया था उस टाइम पे भी। तो ये इनके साथ में चलता रहता है, हर 3-4-5 क्वार्टर में आप देखोगे कंपनी फंड रेज करती है। तो अभी 2500 करोड़ का क्यूआईपी किया है, लेवरेज आपका कम हो गया है 4.6 से 3.82 के आसपास। फिर ग्रोथ गाइडेंस इनका सेम मेंटेन रखा है, 35 से 40% के कैगर पे कंपनी टारगेट कर रही है अगले कुछ साल तक ग्रो करने को। देन ये इनके 5 नए प्रोडक्ट्स हैं। बेसिकली एक और है इसमें, शॉपकीपर लोन, यहां पे इन्होंने दिया नहीं है। तो इन नई मैनेजमेंट ने ना ये 6 नए प्रोडक्ट्स अपने और ऐड करे, पुराने वाले चल रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पे हमारी प्रेजेंस नहीं है और हम अच्छा कर सकते हैं। तो इन्होंने वहां पे एंटर किया। एक है आपका पर्सनल लोन प्राइम, मतलब इनकी मैनेजमेंट ने वो बोला था ना कि जो टॉप 100 कॉर्पोरेट्स हैं इंडिया के, उनके जो सैलरीड जो एम्प्लॉइज हैं उनको हमें टारगेट करना है, पूना वाला का कस्टमर बनाना है। तो अनसिक्योर लोन तो है, लेकिन हम इतने अच्छे क्वालिटी कस्टमर को दे रहे हैं कि एनपीए का चांस उसमें बहुत कम रहेगा। तो वहां पे इन्होंने फोकस किया।
फिर गोल्ड लोन, पहले ये नहीं करते थे, वहां पे फोकस किया। अभी आप देखो 328 करोड़ का डिसबर्समेंट भी किया इन्होंने। कंज्यूमर ड्यूरेबल, जैसे आपका वो बजाज फाइनेंस ने अपने इतने सारे डीलर के साथ में टाई अप किया हुआ है, वैसा इन्होंने किया। कमर्शियल व्हीकल लोन हो गया, वहां पे फोकस बढ़ाया। एजुकेशन लोन हो गया। ये सारे इनके नए प्रोडक्ट्स हैं जो नई मैनेजमेंट लेके आई है पिछले कुछ क्वार्टर से। और अभी इस क्वार्टर में 26% जो डिसबर्समेंट है इनका, वो ये सारे नए प्रोडक्ट से आया है। लास्ट क्वार्टर में आई थिंक ये 24% था। और इन सब में ना यील्ड भी अच्छा है। गोल्ड लोन में तो ऑब्वियसली सबसे अच्छा यील्ड है, लेकिन इन सब में भी यील्ड आपका काफी अच्छा बनता है। तो ये हाई यील्डिंग प्रोडक्ट है और इनका मिक्स भी अब बढ़ता जा रहा है। इस क्वार्टर में जैसे देखो 3600 करोड़ से ज्यादा डिसबर्समेंट इन 5 प्रोडक्ट से आया है। शॉपकीपर लोन भी है, बट मैनेजमेंट का बोलना है कि मैक्रो एनवायरनमेंट अभी शॉपकीपर लोन के लिए ना हमको इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको ये इतना एग्रेसिवली ग्रो नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो 5 प्रोडक्ट्स है यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। देन इनका ये बाकी के प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, ये इनके पहले के प्रोडक्ट्स हैं। इंस्टेंट कंज्यूमर लोन हो गया, लैप हो गया, यूज्ड कार लोन है, बिजनेस लोन है, एमएसएमई वगैरह को ये लोन देते हैं। ये सारी कंपनी पहले पहले से कर रही है। बाकी के 5 प्रोडक्ट्स इन्होंने और नए ऐड करे हैं। बाकी एआई वगैरह पे इन्होंने काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है। फिर यहाँ पे आप देखोगे ओपेक्स टू एयूएम या फिर आप कॉस्ट टू इनकम देखो। पहले इनका बहुत कम होता था, ये 4% से भी नीचे था जब कंपनी अच्छा कर रही थी। न्यू मैनेजमेंट आई, काफी चीज चेंजेस करे उन्होंने, नए प्रोडक्ट्स उन्होंने रोल आउट करे, डिस्ट्रीब्यूशन पे अपना फोकस बढ़ाया। ओपेक्स टू एयूएम इनका 4.8 इवन 5% भी चला गया था किसी किसी क्वार्टर में। तो वाई वाई लेवल पे 74 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 7 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। कॉस्ट टू इनकम भी आप देखो 58% से 44-45% चला गया है। क्यों हो गया था? क्योंकि एक तो इनकम मेरी रुक गई थी, बिकॉज ये सारी चीजें मैं कर रहा हूं, खर्चा मेरा बढ़ गया है, और इनकम भी मेरी उस लेवल पे ग्रो नहीं कर रही क्योंकि एसेट क्वालिटी में भी प्रॉब्लम है मेरा। दूसरा, मतलब मैंने 5 नए प्रोडक्ट्स अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो मुझे उतने लोग भी चाहिए, उसके लिए सिस्टम भी रेडी करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से कंपनी के खर्चे बहुत बढ़ गए थे। अब ये उस स्टेज में है जहां पे वो सारा इन्वेस्टमेंट हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ बन चुका है। अब आपका वो प्रोडक्ट जैसे जैसे ग्रो करेगा, एयूएम बनाएगा, सेम खर्चे के ऊपर आप ज्यादा बिजनेस जनरेट कर रहे हो, तो ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है इस बिजनेस को, वो अभी हमें प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। फिर ग्रॉस एनपीए आप देखोगे कंपनी का सिक्वेंशियली इंप्रूव हुआ है, प्लस क्रेडिट कॉस्ट भी 2.7% पीक पे चला गया था, अभी ये 2.4% पे आ गया है। एंड आरओए जैसे हमने डिस्कस किया 2% के आसपास कंपनी अभी बना ली है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कंपनी का वाई तो कम हुआ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9 बेसिस पॉइंट बढ़ गया है, 7.63 से 7.72 का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है। बाकी और सारी चीजें तो हमने डिस्कस कर ली हैं। हाँ, ग्रॉस एनपीए देखो आप, एक टाइम पे इतना ज्यादा बढ़ गया था, तब से हर एक क्वार्टर में इंप्रूवमेंट चल रहा है। कलेक्शन एफिशिएंसी भी आप देखो 98% पे आ गया था, अभी ये 99.6% पे स्टेबल है। लास्ट क्वार्टर में भी उतना ही था, इस क्वार्टर में भी उतना ही है। तो हर एक मैट्रिक पे देखें, नंबर्स ओवरऑल कंपनी के काफी अच्छे आए हैं। नाउ कॉनकॉल की अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट ने कॉनकॉल में क्या बोला, तो एक तो निम पे इन्होंने बताया कि 5-10 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट हुआ है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। आई थिंक 9.10% का निम आया कंपनी का इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। प्लस आगे की गाइडेंस की अगर हम बात करें तो एयूएम ग्रोथ का गाइडेंस तो उन्होंने सेम दिया है, 35 से 40% पे कंपनी एयूएम ग्रोथ देख रही है। बट आरओई का गाइडेंस बहुत अच्छा दिया है। आरओई जैसे अभी है इनका 2% के आसपास, 1.98%। इनका कहना है कि FY28 का जो एग्जिट क्वार्टर होगा, यानी Q4 ऑफ FY28, तब तक हमारा आरओए 3% से 3.5% के बीच में चला जाएगा। यानी अभी जो है उससे 50% से भी ज्यादा इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलेगा अगले 4-5 क्वार्टर तक। मतलब 4-5 तो नहीं, ज्यादा ही हो गया, 6-7 क्वार्टर तक 50% से ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा। 3 से 3.5% तक आरओए हमारा चला जाएगा कैसे? तो एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज आ रहा है कंपनी को यील्ड के अंदर। मतलब इस क्वार्टर में भी कंपनी के जो यील्ड हैं वो लगभग 40-50 बेसिस पॉइंट इंप्रूव हुए हैं लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। सेम लास्ट क्वार्टर में भी उससे पिछले क्वार्टर से के कंपैरिजन में 30-40 बेसिस पॉइंट का यील्ड में इंप्रूवमेंट हुआ था। इनको पूछा भी है कॉल में एक एनालिस्ट ने कि आपका ये जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गया 9 बेसिस पॉइंट, तो क्या ये मार्जिन पे प्रेशर डाल सकता है? लेकिन मैनेजमेंट उस चीज को लेकर के बहुत कॉन्फिडेंट है कि अगर ये 10 बेसिस पॉइंट 15 बेसिस पॉइंट हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ता भी है तो भी उसको लेकर के हम कोई मतलब इतना हमको कोई टेंशन लगता नहीं है, क्योंकि एक तो हमने अपना जो सोर्सिंग बेस है उसको बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया है आज के टाइम पे। तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कॉस्ट अगर कहीं पे बढ़ता भी है, प्रोडक्ट मिक्स क्योंकि हमारे फेवर में जा रहा है, बिकॉज ये सारे नए प्रोडक्ट्स जो हमने डिस्कस किए ये हाई यील्डिंग वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो ओवरऑल निम की जो ट्रेजेक्ट्री है वो हमारी अपवर्ड ही रहेगी यहां से। तो निम बढ़ेगा, ऑब्वियसली वो मेरे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगा। दूसरा, कंपनी कह रही है क्रेडिट कॉस्ट और इंप्रूव होगा, क्योंकि जो भी खराब बुक था, एसेट क्वालिटी था, लीगेसी बुक था, वो सब इनका कंप्लीट हो चुका है। राइट ऑफ भी कंपनी कह रही है आने वाले क्वार्टर्स में या तो स्टेबल रहेगा या और नीचे की तरफ जाएगा। तो क्रेडिट कॉस्ट जो अभी 2.5-2.4% है, ये यहां से और नीचे की तरफ जाएगा। तो क्रेडिट कॉस्ट नीचे जाएगा, मार्जिन ऊपर जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी मेरी इंप्रूव होगी आने वाले क्वार्टर्स में, एंड उसकी वजह से हमारा आरओए 3 से 3.5% तक जाएगा Q4 FY28 तक।
ओपेक्स का भी इन्होंने बोला कि वो भी वैसे मीडियम टर्म में तो कम होगा, बट हाँ क्योंकि गोल्ड लोन के ब्रांचेस इनको और ओपन करने अभी FY27 में, और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कंपनी और करेगी शायद इस साल और अगले साल, तो शॉर्ट टर्म में 15 से 20 बेसिस पॉइंट जो ओपेक्स टू AUM है वो बढ़ सकता है। मतलब ऑपरेशनल एक्सपेंसेस थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं आपके, लेकिन शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में वो भी नीचे रहेगा। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं बेसिकली जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है कि ROA 3% से 3.5% हो जाएगा FY28 के एंड तक। बाकी इनको पूछा गया कि मैक्रो जो चीजें चल रही हैं उसको लेकर के कैसा आपका आउटलुक है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो मैनेजमेंट ने साफ बोला है कि कोई भी प्रोडक्ट सेगमेंट आप देखो एज ऑफ नाउ बहुत अच्छा कर रहा है। पर्सनल लोन, सैलरीड पर्सनल लोन में आप सुनोगे कुछ कुछ जो लेंडर्स हैं उन्होंने बोला है कि थोड़ा बहुत हमको स्पेशली जो IT में ले ऑफ वगैरह हो रहा है उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि थोड़ा एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है। जो IT प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने पर्सनल लोन लिया हुआ है उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, इनका कहना है हमें ऐसा कोई अभी परेशानी वहां दिख नहीं रही है, सारे सेगमेंट हमारे लिए अच्छा कर रहा है। प्लस कंपनी ने एक और चीज बोला कि जो माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेगमेंट है आपका और जो एग्री वाला जो सेक्टर है उनमें हमने इसीलिए एंटर नहीं किया है क्योंकि वो बहुत सिक्लिकल है। तो कल को चल के इकोनॉमी में कुछ भी अप डाउन होता है उन दोनों सेगमेंट पे सबसे पहले इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए हमने उस पर फोकस नहीं रखा है। बाकी सारे सेगमेंट बहुत स्टेबल है हमारे लिए, काफी अच्छे से हमने उनको बिल्ड किया है। एंड आगे चल के अगर किसी एक दो प्रोडक्ट में हमको दिखेगा भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो ग्रोथ को हम स्लो कर लेंगे उस पर्टिकुलर एरिया में, बाकी जगह पे ग्रोथ को बढ़ा देंगे। बट अभी कहीं पे भी ऐसा कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा, इसीलिए क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस भी अच्छा दिया और यील्ड वगैरह का भी गाइडेंस इन्होंने काफी अच्छा दिया है। और तो इन्होंने क्या ही बोला है, हाँ फंड रेज पे इन्होंने बताया है, जैसे अभी अप्रैल में इन्होंने किया था फंड रेजिंग, तो कंपनी कह रही है नेक्स्ट 4-5 क्वार्टर्स तक के लिए तो हमारे पास में अभी है फंड अवेलेबल है, उसके बाद शायद हमको दोबारा से फंड रेज करना पड़े। तो यही है ओवरऑल, मतलब गाइडेंस इनका अच्छा है, नंबर्स भी अच्छे हैं। वैल्यूएशन आप देखोगे इनका प्राइस टू बुक आपको दिखेगा 3.7 का है, बट ये रिजल्ट के बाद में इनका प्राइस टू बुक 3.2 का हो गया, ये जो Q1 का रिजल्ट आया। प्लस अगर आप फॉरवर्ड अर्निंग्स पे देखोगे तो प्राइस टू बुक लगभग 3 के आसपास है। तो जैसे 2-3 क्वार्टर पहले हम डिस्कस करते थे ना कि Q1Q नंबर्स तो आपको दिख रहा है इंप्रूव होता हुआ, और AUM तो आई थिंक किसी किसी क्वार्टर में 70-80% पे भी इनका ग्रो करता था, पर उस टाइम पे इतनी अच्छी डील नहीं थी क्योंकि बाकी सारे NBFC जो थे वो इसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा कर रहे थे। आप देखो अब जाके लास्ट 2 क्वार्टर में इतनी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी इन्होंने दिखाई है, ROA अब जाके इनका 2% के आसपास पहुंचा है, और प्राइस टू बुक तभी इसका 3.5-3.67 के अराउंड था। अभी तो अपने फंड रेजिंग भी करी है और बुक वैल्यू भी आपका ग्रो किया इतने अच्छे रेट से, तब जाके वैल्यूएशन थोड़ा सस्ता लग रहा है अब आपको, और मतलब सस्ता तो नहीं, मतलब ठीक ठाक लग रहा है, और ROA अब 2% के आसपास है। तो पहले के कंपैरिजन में आज अगर आप देखोगे तो बेट ठीक लगता है, बट हाँ अभी भी ऐसा बहुत लुक्रेटिव बेट मैं नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि ROA अभी 2% है इस कंपनी का, ये 2%, 3.5% मैनेजमेंट बोल रहा है कि FY28 के एंड में जाएगा। मान लो 1-2 क्वार्टर पहले भी जाता है, स्टिल मतलब मार्केट रिवॉर्ड कर सकता है इसके स्टॉक को, लेकिन एक होता है ना, आप जो बोलो कि सारी चीजें अभी हो चुकी है लेकिन मार्केट ने वो चीज अभी डिस्काउंट नहीं करी उस स्टॉक के अंदर, वैसा वाला केस पूनावाला के साथ में नहीं लग रहा। ग्रोथ बहुत अच्छी है नो डाउट, लेकिन फिर वही है कि अगले 3-4-5 क्वार्टर्स के बाद जाके आपको फिर से फंड रेज करना पड़ेगा, फिर से आपका इक्विटी डाइल्यूट होगा। जैसे आप देखो ROE इनका बनता ही नहीं है, जब से कब से हम ड्रैग कर रहे हैं, मुझे तो याद नहीं कि कब इसका ROE हमने मिड टीन के आसपास भी देखा हो। थोड़ा बहुत ROE इंप्रूव होता है फिर कंपनी फंड रेजिंग कर लेती है। अभी लास्ट ईयर इनका ROE था आई थिंक 5-6% के अराउंड, ये Q1 में फिर से फंड रेज कर दिया, अभी आप ROE देखोगे तो 9%, 10% के आसपास आ रहा है। तो ये वाली प्रॉब्लम इसके साथ में रहेगी, तो वो चीज मुझे थोड़ी देखनी है। हाँ पहले के कंपैरिजन में जैसे 2-3 क्वार्टर पहले आप मेरे को पूछते तब तो बिल्कुल ही कोई व्यू नहीं था, अभी इंटरेस्ट जरूर बन रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर मार्केट इसको यहां से दे सकता है, रिवॉर्ड कर सकता है, क्योंकि 3 के आसपास का फॉरवर्ड प्राइस टू बुक है, ROA 2 के अराउंड पहुंच चुका है। बट पॉसिबिलिटी लग रही है जैसा इनका एग्जीक्यूशन है पिछले कुछ क्वार्टर से कि 3.5 का जो ROA का गाइडेंस है इनका, वो ये आराम से अचीव कर सकते हैं, और एटलीस्ट अगले 3-4 क्वार्टर तक ROE भी थोड़ा थोड़ा आपका इंप्रूव करेगा, शायद अगली 3 के आसपास पहुंच जाए। तो पहले से थोड़ी अच्छी डील है, बट हाँ अभी भी ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ कि बहुत लुक्रेटिव डील लग रही है पूनावाला के अंदर, जस्ट बिकॉज की बुक आपका 40-50% पे ग्रो कर रहा है। तो ये है, मतलब पूनावाला पहले से अच्छी डील बनी है, बट स्टिल मतलब आप देख सकते हो आपको कैसा लगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं पूनावाला के बाद पीरामल फाइनेंस, इनका रिजल्ट आया है, तो इसको भी डिस्कस करते हैं। इनको हमने आई थिंक जनवरी में फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था, एक अंडर वैल्यूड काइंड ऑफ बेट उस टाइम पे लगा था, तब से अभी तक देखोगे तो अच्छा रीरेट किया है मार्केट ने इसके स्टॉक को। सो पीरामल के Q1 के नंबर्स, दो इनका ये ग्रोथ नंबर ये दिखाते हैं, एक तो इनका टोटल AUM है, कंसोलिडेटेड AUM, दूसरा है ग्रोथ AUM, मतलब जो रिटेल वाला इनका बुक है। दोनों में ग्रोथ अच्छी है, 25% टोटल AUM की ग्रोथ है, वही इनका गाइडेंस भी है, और ग्रोथ AUM में 32% की ग्रोथ देखने को मिली है। फिर ROA इनका Q4 FY26 तक 2.1% चला गया था, अभी Q1 में ये 1.8% आया है,
यानी 30 बेसिस पॉइंट आपका आरओए कम हुआ है सिक्वेंशियली। बट ऐसा कुछ बहुत उसमें खराब नहीं है, क्योंकि सीजनली आपका Q1 खराब होता है Q4 के कंपैरिजन में। तो वही है, ऐसा कुछ बहुत खराब नहीं है नंबर्स में कंपनी के। लेवरेज आप इनका देखोगे तो कंपनी का टारगेट है कि 4.5 से 5 का लेवरेज हमको लेके जाना है। पहले बहुत ही लो था, अब धीरे धीरे कंपनी अपने जो गोल है इनका उसके पास पहुंच रही है। 3.7 हो गया, 10 बेसिस पॉइंट बढ़ा है ये लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। देन रिटेल में इनका जो 90 प्लस डीपीडी है ना, वो 10 बेसिस पॉइंट बढ़ा है सिक्वेंशियली Q1 में Q4 के कंपैरिजन में। वाई तो इंप्रूव हुआ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10 बेसिस पॉइंट बढ़ गया है। तो अगेन सीजनली हो सकता है वो, क्योंकि Q1 में वैसे भी हम देखते हैं थोड़े बहुत डीपीडी बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत ग्रॉस एनपीए बढ़ जाता है। Q1 थोड़ा आपका हल्का क्वार्टर होता है लेंडर्स के लिए, उस पॉइंट से इसको देखना चाहिए। देन और क्या नंबर्स इन्होंने दिए हैं? हाँ, ओपेक्स इनका बहुत अच्छे से इंप्रूव हुआ है। एक टाइम पे देखो 4% से ज्यादा का ओपेक्स था, अब ये कम होते होते 3.5% के आसपास इनका आ गया ओपेक्स टू AUM। फिर निम आप देखोगे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये भी कम हुआ है, वाई भी कम हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 7% से 6.8% आ गया, थोड़ा सा कम हुआ है 10-20 बेसिस पॉइंट। ओपेक्स तो इंप्रूव हो ही रहा है। क्रेडिट कॉस्ट इसी रेंज में रहता है 1.5 से 1.6% के अराउंड। सिक्वेंशियली थोड़ा बढ़ा जरूर है, बट वो हमने देखा ना 90 प्लस डीपीडी भी बढ़ गया 10 बेसिस पॉइंट, तो उसी की वजह से हो सकता है। ROA 1.8-1.9% के अराउंड है इनका। फिर ये इनका मतलब बुक है जिसमें कंपनी मेन तो होम लोन और लैप ये करते हैं, बट लास्ट कुछ क्वार्टर से आप देखोगे जो इनका बिजनेस लोन है, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन हो गया, माइक्रो फाइनेंस हो गया, गोल्ड लोन में इन्होंने एंटर किया अभी इस क्वार्टर में। तो ये 2-3 प्रोडक्ट्स भी कंपनी के लिए काफी अच्छे रेट पे ग्रो कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आप देखोगे जो इनका डीपीडी थोड़ा सा बढ़ा है ना, मतलब लोन वगैरह जो थोड़े से EMI मिस हुए हैं, वो हाउसिंग और लैप में हुए हैं। सिक्वेंशियली आप देखोगे 0.5 से 0.6 पे हो गया हाउसिंग, लैब भी आप देखोगे 0.5 से 0.6 हो गया। जो यूज्ड कार लोन है, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन है, या फिर आपका सैलरीड पर्सनल लोन है, इवन डिजिटल लोन भी आप देख लो, और आपका ये रूरल माइक्रो फाइनेंस वाला, सब में जो डीपीडी का नंबर है वो स्टेबल है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, उसमें नंबर कहीं पे भी स्पाइक नहीं दिखेगा। सिर्फ मॉर्गेज में आपको थोड़ा सा 10 बेसिस पॉइंट का, ये हाउसिंग में और लैब में थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिलेगा इन दोनों पोर्टफोलियो के अंदर, बाकी अच्छा कर रहे हैं। फिर डिसबर्समेंट 15% की ग्रोथ है हाउसिंग में, लैब भी अच्छे रेट से ग्रो किया है, 29% की डिसबर्समेंट ग्रोथ है। बट ज्यादा फास्ट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा ये अनसिक्योर्ड बिजनेस के अंदर। जैसे ये आप देखो, इनका सैलरीड पर्सनल लोन 53% से डिसबर्समेंट बढ़ा है इसका। अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन इसमें 48% से डिसबर्समेंट की ग्रोथ है। डिजिटल लोन जो है वो 115% से ग्रो किया है, और आपका वो माइक्रो फाइनेंस ये तो 300% ग्रो किया है आपका वाई लेवल पे। तो अनसिक्योर्ड क्योंकि अच्छा कर रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से, तो वहां पे इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच दिखाया है। हाउसिंग लैब ग्रो कर रहा है अभी भी, डिसबर्समेंट अच्छा है, लेकिन हाँ उसका ग्रोथ थोड़ा सा स्टेबल है, इस तरीके से आप देख सकते हो। और क्रॉस सेलिंग पे भी इनका फोकस है, तो अभी इनका क्रॉस सेलिंग जो अनसिक्योर्ड में है वो 28% हो गया है। ये लास्ट ईयर था 27%। कंपनी कह रही है इसको हम और बढ़ाएंगे, क्रॉस सेलिंग बढ़ेगा तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आपको वहां से ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा, क्योंकि कॉस्ट आपकी कम हो जाती है उसमें। होलसेल वाला बुक भी है, ये भी अच्छा कर रहा है, ग्रोथ इसकी 27% है, एंड इसमें भी एसेट क्वालिटी अच्छी चल रही है कंपनी की। ओवरऑल आप फाइनेंशियल्स देखोगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम 43% पे ग्रो किया है वाई, एंड 6% ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। फिर PPOP जो है आपका प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसमें 89% की ग्रोथ है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 16% की ग्रोथ है। अभी ये इतना क्यों बढ़ गया, जबकि नेट इंटरेस्ट इनकम या फिर टोटल इनकम जिसको हम रेवेन्यू भी बोलते हैं लेंडर के लिए, उसमें सिर्फ 37% की ग्रोथ है। क्योंकि आप ये देखो ओपेक्स वाला जो पार्ट है ना, वो सिर्फ 10% से बढ़ा है, यानी कि इनकम तो मेरी 37% या 43% से बढ़ रही है, लेकिन खर्चा जो है ना वो सिर्फ 10% से बढ़ रहा है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, खर्चा उस रेट से नहीं बढ़ रहा, इसीलिए PPOP 89% से ग्रो कर गया। क्रेडिट कॉस्ट इनका थोड़ा बहुत बढ़ गया इस क्वार्टर में, क्योंकि लास्ट ईयर तो एक थोड़ा सा अबनॉर्मल ईयर था ना इनके लिए। जो पुराने लोन्स थे, ARC को जो सेल किया था, वहां से रिकवरी आ रही थी, वो एक एक्स्ट्रा इनकम आ रहा था, जिसकी वजह से पैट इनका 2x 3x ग्रो कर रहा था। अब वो चीज नॉर्मलाइज हो रही है, और प्लस इनका जो और अल्टरनेटिव इनकम आता है वो भी थोड़ा बहुत कम हुआ है इस क्वार्टर में। तो पैट आपका ओवरऑल 67% पे ग्रो किया है इनका। AUM ग्रो 25%, आपका ये खर्चा सिर्फ 10% से बढ़ा है, और प्रॉफिट का ग्रोथ है 67%। तो अच्छे नंबर हैं पीरामल फाइनेंस के भी। इनका कॉन कॉल डिस्कस करते हैं कि मैनेजमेंट ने क्या ओवरऑल बोला है कॉन कॉल के अंदर। एक तो ये भी फंड रेज का प्लान कर रहे हैं, 4000 करोड़ के आसपास का अप्रूवल आया इनके बोर्ड की तरफ से, बट मैनेजमेंट ने बोला है अभी नहीं करेंगे, जब हमको ठीक टाइम लगेगा तब करेंगे। क्यों करेंगे, इनका कहना है देखो लेवरेज तो हमको बढ़ाना है, तो
लेवरेज बढ़ाना है, लेकिन हमारा जो कैपिटल एडिकेसी रेशियो है ना वो आई थिंक अभी 18% के आसपास इनका आ गया है, 18-19% है। तो जैसे जैसे आप लेवरेज बढ़ाते जाओगे तो आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो वही कंपनी कह रही है कि अभी नियर फ्यूचर में नहीं, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में हम कर सकते हैं, इसीलिए हमने अप्रूवल लेके रख लिया है। और वैसे भी आप देखोगे जब भी बोर्ड अप्रूवल होता है, मतलब कॉन कॉल में तो मैनेजमेंट ऐसे ही बोलती है, लेकिन जैसे थोड़ा बहुत स्टॉक प्राइस भागता है ना, वैसे एकदम से वो क्यूआईपी वगैरह कर देते हैं। तो पॉसिबल है कि अगले क्वार्टर तक हमको इनका ये क्यूआईपी देखने को मिल सकता है। तो फंड रेज कंपनी कर रही है एक तो। दूसरा, गोल्ड लोन ब्रांचेस इनका प्लान है कि 200 तक हमको लेके जाना है। अभी आई थिंक 60 या 70 के आसपास टोटल ब्रांचेस हैं इनके गोल्ड के, उसको ये 200 तक लेके जाएंगे FY27 के एंड तक, यानी कि इसी साल के एंड तक। अभी इन्होंने डिसबर्समेंट आई थिंक सिर्फ 6 करोड़ का किया है, इस क्वार्टर से ही स्टार्ट किया है। बाकी इन्होंने ये भी बोला है कि अगर कोई एक्विजिशन हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो उसको भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन आरओए का इन्होंने भी गाइडेंस दिया है। तो अभी जैसे हमने देखा इनका आरओए है 1.8%। कंपनी कह रही है कि Q4 एग्जिट FY27 यानी इस साल का जो लास्ट क्वार्टर होगा, फोर्थ क्वार्टर, तब तक हम अपने आरओए को 2.5% लेके जाने को देख रहे हैं। कैसे जाएगा वो, अभी 1.8% है, 2.5%। तो इनका बोलना है कि जो लास्ट ईयर भी आप हमारा देखोगे, Q1 में जो हमारा आरओए था और Q4 में जो आरओए था ना, दोनों में गैप था। Q1 सीजनली वीक होता है, लास्ट ईयर तो वैसे भी इनका आई थिंक 1% के आसपास का आरओए था, और ईयर एंड होते होते 2% आरओए क्रॉस कर गया। तो सेम कंपनी बोल रही है हमें 2.1 को 2.5 ले जाना है, 1.8 को 2.5 नहीं ले जाना है, क्योंकि इस क्वार्टर में थोड़े बहुत आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, सैलरीज इंक्रीमेंट वगैरह ये सब भी होती है, तो उसकी वजह से आपका खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है। तो अगर आप वाई वाई कंपेयर करोगे 2.1 से हमको 2.5 जाना है। अब ये जो 30-40 बेसिस पॉइंट का जो इंप्रूवमेंट है वो कहां से आएगा, तो मैनेजमेंट बोल रहा है वो आएगा ओपेक्स से, यानी कि खर्चा जो हमारा है वो कम होगा एंड 30-40 बेसिस पॉइंट हमारा इंप्रूवमेंट आएगा आरओए के अंदर। क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट ऑलरेडी कंपनी का नॉर्मलाइज हो चुका है, लास्ट ईयर लो बेस था, अब तो क्रेडिट कॉस्ट आपका थोड़ा बहुत बढ़ेगा ही, मतलब जीरो क्रेडिट कॉस्ट तो कोई भी लेंडिंग बिजनेस तो कर ही नहीं सकता ना। तो क्रेडिट कॉस्ट आपका नॉर्मल रहेगा इस क्वार्टर। जो आपका ओपेक्स रिडक्शन है 30-40 बेसिस पॉइंट मैनेजमेंट बोल रहा है वहां से आएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ब्रांच एक्सपेंशन हम करेंगे इनका कहना है, लेकिन जो पुराने ब्रांचेस हैं प्लस हमारा AUM बेस भी आप देखोगे तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का हो गया है। एनुअल इंक्रीमेंट जो हमको देना था वो इस क्वार्टर में सब कुछ हमने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो आने वाले क्वार्टर्स में डायरेक्शनली ओपेक्स रिडक्शन ही हमारा सबसे बड़ा लीवर है जो आरओए को पुश करेगा। दूसरा जो यील्ड निम वाला जो चीज है वो भी स्टेबल रहेगा कंपनी का, क्योंकि निम ऑलरेडी 6.8% है, एक टाइम पे 6% था जब हम इसको डिस्कस करते थे, अभी इंप्रूव होते होते 7% के अराउंड आ चुका है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी मैनेजमेंट बोल रही है कि इसी रेंज के आसपास रहेगा, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, यील्ड भी अराउंड सेम लेवल पे रहेंगे। तो निम में ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, मेन आपका जो ओपेक्स रिडक्शन है वो हमारे आरओए को पुश करेगा। फिर दो तीन चीजें इन्होंने बताई, हाईलाइट करी मैक्रोस के ऊपर अलग अलग सेगमेंट्स को लेकर के। तो एक तो लैब वाले पोर्टफोलियो पे इनका कहना है कि थोड़े जो हमारे कस्टमर्स हैं ना वो डिफॉल्ट करे हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर। Q3 आपको याद होगा जब हमने डिस्कस किया था इस कंपनी का, इनका कहना था जो स्मॉल टिकट लैब है ना उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम है और वहां से हमने एग्जिट कर लिया, मतलब वो एक तरीके से डेड सेगमेंट है, बहुत ज्यादा डिफॉल्ट रेट हो रहा है वहां पे। हम फोकस कर रहे हैं जो हाई टिकट लैब है सिर्फ उसके ऊपर। Q4 बहुत अच्छा गया था इनके लिए। अब इस कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बोला है कि फिर से हमको लग रहा है कि थोड़ा बहुत डिफॉल्ट रेट बढ़ गया है, उसका क्या एग्जैक्ट रीजन है अभी हमें पता नहीं है। कुछ जैसे कस्टमर्स इन्होंने बोला उनका कुछ मेडिकल प्रॉब्लम भी था, किसी को कैंसर वगैरह का इशू था, उसकी वजह से भी हो सकता है डिफॉल्ट हो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। बट लैब में थोड़ा बहुत इनको डिफॉल्ट रेट देखने को मिला है, जो हमने इनकी डीपीडी के नंबर में भी देखा। दूसरा इनका कहना है जो हमारा पर्सनल लोन वाला पोर्टफोलियो है, अब ये बोलते हैं कि हम प्राइम कस्टमर्स को टारगेट करते हैं, जैसे पूना वाला दिखाता है ना पर्सनल लोन प्राइम, सेम ऐसा ही इनका भी बोलना है कि हम अच्छे कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। तो उसमें इनका बोलना है कि स्पेसिफिकली साउथ के एरिया में ना जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो आईटी में एआई की वजह से ले ऑफ वगैरह हो रहा है, उसका कुछ हमको ऐसा देखने को मिल रहा है कि शायद उसकी वजह से कुछ लोगों की इनकम इंपैक्ट हुई है और वो अपनी ईएमआईज वगैरह डिफॉल्ट कर रहे हैं। अब मैनेजमेंट का बोलना है कि अभी ना ये कोई एक स्टेब्लिश ट्रेंड नहीं है, मतलब एक तो होता है जैसे एमएफआई क्राइसिस था कि आपको क्लियर पता चल गया ओवर लेवरेजिंग हो गई है और हर एक लेंडर पे आपको उसका इंपैक्ट दिख रहा है, ऐसा यहां पे नहीं हुआ है। अभी चीजें जो हैं वो अभी मतलब चल रही हैं, पता नहीं है कि एग्जैक्टली ये ट्रेंड है नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ एरियाज में ऐसे भी इन्होंने सिर्फ साउथ का ही नाम लिया कि वहां पे कुछ ऐसा हमको देखने को मिल रहा है। बट इन्होंने अपने एंड पे क्या किया है, जो अंडर राइटिंग नॉर्म्स है उसको काफी स्ट्रिक्ट कर दिया। तो कंपनी कह रही है कि हमारे एंड पे जो क्रेडिट कॉस्ट का हमारा गाइडेंस है या फिर और जो हमने गाइडेंस दिया एसेट क्वालिटी ग्रॉस एनपीए को लेकर के, वो सेम है, उसमें हम कोई ऐसा बहुत बड़ा शॉक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट हाँ ये कुछ चीजें इमर्ज हो रही हैं जो हमने अभी हाईलाइट कर दी है। तो ये दो तीन चीजें इन्होंने बताई है, बाकी वही है आरओए का गाइडेंस 2.5% का, एयूएम ग्रोथ का 25% का इनका टारगेट रहता है और वो कंपनी आराम से अपना एग्जीक्यूट कर रही है पिछले कुछ क्वार्टर से। तो
यही है। बाकी अपॉर्चुनिटी वाइज आप देखोगे प्राइस टू बुक अब इनका 1.7 1.8 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जो हमने डिस्कस किया था तब ये बुक वैल्यू 1.2 के आसपास का प्राइस टू बुक था। अभी रीरेट हुआ है, मार्केट ने रिवॉर्ड किया अच्छा खासा स्टॉक को। अब यहां से अगर आप देखोगे ना 2.5 का आरओए, और आरओई तो इनका भी बहुत खराब है, मतलब सिंगल डिजिट का आरओई है कंपनी का। ये साल मतलब फॉरवर्ड अर्निंग्स पे भी देखोगे तो भी हार्डली 10% का आरओई बनता है इस स्टॉक का। तो ये भी अभी उस स्टेज के अंदर है जहां पे लगता है कि मार्केट ने काफी सारी चीजें ना ऑलरेडी डिस्काउंट कर दी हुई है। तो नियर फ्यूचर में ये जो अभी इन्होंने गाइडेंस दिया और जो अभी आगे के कंपनी का जो कमेंट्री वगैरह लग रहा है उसके बेसिस पे ऐसा बहुत ज्यादा अपसाइड लगता नहीं है। 1.7 1.8 का प्राइस टू बुक, आरओए 2.5% Q4 में होगा FY27 के लास्ट क्वार्टर में। तो फुल ईयर आरओए फिर भी आपका बिलो 2.5% होगा। आरओई अभी भी काफी कम है कंपनी का। तो और फंड रेज भी कंपनी कर सकती है नियर फ्यूचर में, जो कि ऑब्वियसली आपके आरओई के ऊपर और प्रेशर डालेगा। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब जो री रेटिंग होना था ऐसा लगता है उसका बहुत बड़ा पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। नियर फ्यूचर में कोई खास ऐसा बेटर मतलब इंटरेस्टिंग अभी लगता नहीं है पिरामल फाइनेंस के अंदर। नंबर्स अच्छे हैं, कमेंट्री गाइडेंस भी अच्छा है, बट आई मीन बाकी सारी एनबीएफसीज को अगर आप देखो, बाकी सारे ऑप्शंस देखो, तो वो थोड़े से ज्यादा अच्छे लगते हैं इस टाइम के ऊपर। वैसा बैठा है पिरामल फाइनेंस। फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फेड बैंक फाइनेंशियल्स को। इनके भी नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। सो इनका अगर आप Q1 का नंबर देखोगे, AUM 35% पे ग्रो किया है कंपनी का YOY लेवल पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% की ग्रोथ है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। डिसबर्समेंट्स 14% पे ग्रो किए हैं YOY। Q1Q 42% डिक्लाइन हुआ है, बट वही बात है ना कि Q4 आपका अच्छा होता है, Q1 सीजनली वीक होता है, तो इसको उस तरीके से देखना है। प्रॉफिट में बहुत अच्छी ग्रोथ है, 52% की ग्रोथ है। और यहां देखो AUM ग्रोथ 35%, प्रॉफिट ग्रोथ 52%। इसका मतलब क्या है, ऑपरेटिंग लिवरेज बहुत अच्छा मिल रहा है इस कंपनी को। फिर सिक्योर्ड बुक इन्होंने कर लिया अपना 99.2%, ऑलमोस्ट 100%। पूरा का पूरा AUM सिक्योर्ड है। पहले ये अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन भी करते थे, उसको इन्होंने घटा दिया है, अब पूरा सिक्योर्ड बुक की तरफ फोकस है इनका। फिर आप देखोगे ग्रॉस एनपीए इनके कम हुए हैं, वाई क्वार्टर दोनों में इंप्रूवमेंट है, 1.6% का ग्रॉस एनपीए। क्रेडिट कॉस्ट भी कंपनी का स्टेबल है 0.8% के अराउंड। आरओए बढ़ गया है 34 बेसिस पॉइंट YOY, 4 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 2.6% का आरओए हो चुका है कंपनी का। एंड आरओई 15% क्रॉस कर चुका है। अगर आप FY26 का आरओई देखोगे ना फुल ईयर का, तो वो तो आई थिंक 13% भी नहीं था इस कंपनी का, बट इस पर्टिकुलर क्वार्टर का आरओई 15% क्रॉस कर चुका है। तो नंबर्स ओवरऑल आप देखो बहुत अच्छे हैं, चाहे मैं AUM ग्रोथ देखूं, एसेट क्वालिटी देखूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखूं या रिटर्न रेशियोज देखूं, सब में अच्छे नंबर्स हैं। फिर इनका सेगमेंट वाइज आप देखोगे तो गोल्ड लोन पहले इनका बिलो 50% होता था, अभी लगभग 53% जो बुक है AUM है वो गोल्ड लोन है कंपनी का। मीडियम टिकट लैब 27-28% है, स्मॉल टिकट लैब 18-19% है। इन दोनों का मिक्स उतना ही है, गोल्ड का शेयर बेसिकली बढ़ गया है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। फिर साउथ बेस्ड मतलब एनबीएफसी है, जैसे वो फेडरल बैंक आप देखोगे उनका भी ज्यादा बिजनेस साउथ से आता है। इनका भी 40% जो AUM है वो साउथ में है, बट अब ये एक्सपैंड कर रहे हैं, वेस्ट के अंदर भी एक्सपैंड कर रहे हैं, नॉर्थ के अंदर भी एक्सपैंड कर रहे हैं, तो एक्सपेंशन वगैरह चल रहा है कंपनी का। फिर डिस्बर्समेंट में एक चीज आप देखोगे, जैसे हमने देखा कि वाई तो 14% की ग्रोथ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 42% डिस्बर्समेंट गिर गया। तो वो क्यों गिरा है ये आपको दिखेगा, ये जो मीडियम टिकट और स्मॉल टिकट लैब है ना कंपनी का, इसमें बहुत बड़ा डिक्लाइन है। गोल्ड में इतना बड़ा डिक्लाइन नहीं है, लेकिन ये जो आपका है ना मीडियम टिकट लैब और स्मॉल टिकट लैब, इसमें काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला डिसबर्समेंट्स के अंदर। फिर गोल्ड में मतलब ये प्रोडक्टिविटी में इनका जो पर ब्रांच AUM है इसमें काफी अच्छी ग्रोथ है, और मेन इनका थीम इस साल का यही है FY27 का। CSB बैंक में आपको ये चीज प्ले आउट होते हुए दिखेगी FY28 में, जहां पे उनका जो ब्रांच वगैरह उन्होंने लगाया है अब उससे बिजनेस आना स्टार्ट होगा। इनका इस साल का थीम है, लास्ट ईयर और उससे पिछले साल जो इन्होंने एक्सपेंशन किया, जो पोर्टफोलियो चेंजेस करे, उसका रिजल्ट इस साल आएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा। गोल्ड टनेज में 13-14% के आसपास की ग्रोथ है, और पोर्टफोलियो LTV इनका 67-68% के अराउंड है। फिर ईल्ड आप देखो वो कम हुआ है 40 बेसिस पॉइंट, 16.8% से 16.4%। ये क्यों हुआ है अभी कॉन कॉल में डिस्कस करेंगे। कॉस्ट ऑफ बोरिंग सिर्फ 10 बेसिस पॉइंट कम हुआ है, 7.8 से 7.7%। इसकी वजह से क्या हुआ, आपका जो स्प्रेड है, यानी कि एक लोन में आपका बेसिकली कितना मार्जिन बनता है, एक जो आप लोन देते हो उस पर कितना मार्जिन बनाते हो, तो वो कम हो गया, वो 9% से 8.6% हो गया। क्यों, क्योंकि ईल्ड मेरा काफी कम हो गया, 16.8 से 16.4, यानी जिस रेट पे मैं पैसा दे रहा हूं वो मैंने कम कर दिया, ब्याज दर अपना कम कर दिया बेसिकली, लेकिन मैं जिस रेट पे पैसा उठाता हूं वो कम नहीं हुआ, वो ऑलमोस्ट सेम है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। इसलिए मेरा पर लोन जो मार्जिन होता है वो थोड़ा सा कम हो गया, 30-40 बेसिस पॉइंट। बाकी एसेट क्वालिटी तो हमने डिस्कस किया ही है, ग्रॉस एनपीए इंप्रूव हुआ है कंपनी का।
एंड फाइनेंशियल्स अगर आप इनके देखोगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम में अच्छी ग्रोथ है 41% वाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 12% से ग्रो किया है। फिर नेट टोटल इनकम जिसको रेवेन्यू भी बोलते हैं उसमें भी अच्छी ग्रोथ है 33% वाई 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और इनका भी आप सेम देखो ओपेक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये सिर्फ 20% से बढ़े, खर्चा बढ़ा 20% से, इनकम बढ़ गई 33 या 40% से, जिसका एडवांटेज मिला मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर यानी प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर 50% से ग्रो किया है ये। और क्रेडिट कॉस्ट ऑलमोस्ट स्टेबल है और पैट आपका ग्रो कर गया 52% के अंदर, मतलब 52% से आपका ओवरऑल पैट ग्रो किया है। तो ये नंबर्स हैं फेड बैंक फाइनेंशियल के, अच्छे नंबर हैं। एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है कंपनी की, एयूएम ग्रोथ काफी अच्छा है। गाइडेंस इनका 20 से 25% का था, किया इन्होंने 34-35% है, अच्छे नंबर से ओवरऑल। सो इनका कॉन कॉल अगर हम डिस्कस करें कि मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस वगैरह दिया हुआ है, तो एक तो इनका कहना है कि 5 मेन प्रायोरिटीज हैं हमारी आज के टाइम पे। सबसे पहला तो यही था कि हमको हमारा बुक जो है उसको सिक्योर्ड बनाना है। तो बीच में ये अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन करते थे, अब इन्होंने उसको कम कर दिया, 99.2% ऑलमोस्ट 100% सिक्योर्ड बुक हो चुका है। दूसरा इनका टारगेट था कि जो गोल्ड वाला पोर्टफोलियो है और जो लैब वाला हमारा पोर्टफोलियो है, मीडियम टिकट स्मॉल टिकट, उसको स्केल करना। वो हम देख रहे हैं हर एक क्वार्टर में उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तीसरा कंपनी का फोकस था कि कॉस्ट स्ट्रक्चर हम अपना एफिशिएंट बनाएं, वो भी होता हुआ दिख रहा है। प्रोडक्टिविटी आपको दिख रही है, पर ब्रांच एयूएम कंपनी का बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है कॉस्ट एफिशिएंट हो रहा है पूरा जो बिजनेस है इनका। फिर उसके साथ में कंपनी का टारगेट था कि हमारी जो डिपेंडेंसी है, जैसे डीए इनकम होता है ना, डायरेक्ट असाइनमेंट, कि अपना जो लोन बुक का कुछ पार्ट है वो आप दूसरे एनबीएफसी या बैंक को बेच दो और कुछ आपको फी कमीशन इनकम मिलता है, उससे डिपेंडेंसी अपनी कम करनी है। और जो कोर इनकम होता है एक लेंडर का, यानी कोर इनकम क्या हुआ कि लोन दिया और उससे इंटरेस्ट कमाया, वो कोर इनकम है, उस पर डिपेंडेंसी बढ़ानी है। तो वो भी कंपनी कर रहा है, अपने ऑन ट्रैक है। और लास्ट है इनका क्रेडिट कॉस्ट 1% से नीचे रखना, वो भी अभी तक इन्होंने मेंटेन किया है। तो कंपनी कह रही है ये मेन 5 हमारी प्रायोरिटी है और अभी तक हम उस पर अच्छा एग्जीक्यूट कर रहे हैं। फिर ग्रोथ गाइडेंस पे अगर हम बात करें फुल ईयर, तो कंपनी कह रही है ग्रोथ गाइडेंस हमारा सेम है, 20% से 25% का टारगेट हम ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं फुल ईयर के बेसिस पे। जिसमें से गोल्ड वाला जो बुक है ना, अगर गोल्ड के प्राइसेस नहीं बढ़ते हैं तो 25 से 30% के रेट से हमारा गोल्ड वाला एयूएम ग्रो करेगा। इसमें 10 to 12% टनेज ग्रोथ रहेगी, बाकी आपका प्राइस ग्रोथ आएगा। तो 25 से 30% की ग्रोथ है ये गोल्ड की। फिर 15 से 20% का ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं अपने ये लैब वाले प्रोडक्ट के अंदर, जिसमें मीडियम टिकट लैब भी आता है, स्मॉल टिकट लैब भी आता है। अब लैब में क्या चल रहा है, कंपनी कह रही है कि स्पेशली जो ये मीडियम टिकट लैब है ना, इसमें प्राइसिंग प्रेशर है। जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, उन्होंने अपनी यील्ड्स बहुत कम कर दी हैं, हमें भी करना पड़ा है और आने वाले क्वार्टर्स में हो सकता है थोड़ा बहुत हम और कम करें। तो यील्ड पे प्रेशर है ये जो आपका मीडियम टिकट लैब है उसके अंदर। इसीलिए कंपनी कह रही है कि इस क्वार्टर में डिसबर्समेंट भी लैब वाले सेगमेंट में हमारे इतने अच्छे नहीं रहे जितने कि गोल्ड वाले में देखने को मिला। गोल्ड एयूएम अगर आप इनका देखोगे तो 77% से ग्रो किया है वाई लेवल पे गोल्ड का एयूएम, सॉरी डिसबर्समेंट की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन जो लैब वाला सेगमेंट है उसकी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं रही क्योंकि वहां पे प्राइसिंग प्रेशर है। तो कंपनी वही कह रही है उसको हम अच्छे से मैनेज करेंगे। हालांकि पूरे साल का जो यील्ड है, जो मार्जिन का जो गाइडेंस है, उसको इन्होंने मेंटेन रखा है। मतलब कंपनी कह रही है कि फुल प्रोडक्ट में यील्ड पे प्रेशर नहीं आएगा क्योंकि गोल्ड उसको मैनेज कर लेगा। गोल्ड का मिक्स भी ये कह रहे हैं कि 2 से 3% और बढ़ सकता है, जैसे अभी 52% है, हो सकता है 55-56% चला जाए क्योंकि वो ज्यादा फास्ट रेट पे ग्रो कर रहा है, टेल विंड्स हैं। लेकिन जो लैब वाला प्रोडक्ट है वहां पे थोड़ा सा प्राइसिंग के ऊपर प्रेशर है। तो ये है। बाकी क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है 1% से नीचे। लेकिन इन्होंने भी बोला कि कुछ ऐसे एरियाज जरूर हैं जहां पे थोड़ा बहुत डेलिक्वेंसी हमको देखने को मिल रहा है, बट हाँ अगेन ऐसा कोई बहुत अलार्मिंग साइन नहीं है, उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस इन्होंने बिलो 1% ही दिया है। एक और चीज है इसके अंदर, ये स्पेशली गोल्ड लेंडर्स के लिए आप बोल सकते हो। सो आरबीआई ने अभी कुछ टाइम पहले क्या किया है ना, रेगुलेशन चेंज किया है गोल्ड लोन में। जैसे एक तो उन्होंने कैपिंग लगा दी है, जो एलटीवी आप देखते हो ना, लोन टू वैल्यू रेशियो, तो अब उन्होंने बोल दिया कि 2.5 लाख तक का अगर आप लोन दे रहे हो तो उस पर एलटीवी आई थिंक 85% की उन्होंने कैपिंग लगाई है कि एलटीवी आपका 85% हो सकता है। फिर एक कैपिंग है 2.5 से 5 लाख तक का अगर आप लोन दे रहे हो किसी बोरोवर को तो उस पर आई थिंक 80% का एलटीवी कर दिया है। और 5 लाख से ऊपर का अगर लोन है, टिकट साइज है, तो उस पर 75% का एलटीवी रहेगा। तो एक तो ये एलटीवी वाला चेंज किया उन्होंने। दूसरा बुलेट पेमेंट जो होता था ना, बुलेट पेमेंट मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो एक बोरोवर है जिसने गोल्ड के अगेंस्ट में लोन लिया है और उसके लोन का टेन्योर है फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स का या फिर 12 मंथ्स का, एक साल का 6 महीने का उसका लोन का टेन्योर है। तो पहले क्या होता था कि वो मंथली ईएमआई नहीं दे रहा है,
जैसे फार्मर्स होते हैं या फिर कैप्री ग्लोबल के कॉन कॉल में हमने कितने बार डिस्कस किया ना कि उनके टारगेट कस्टमर्स कौन होते हैं, जो जिनका सीजनल बिजनेस होता है, जैसे कोई फेस्टिवल सीजन आया वहां पे वो कुछ खाने वाने की रेडी लगाते हैं या कुछ और काम करते हैं ऐसे कारीगरी का जो सीजन टू सीजन चलता है, तो उनका कोई फिक्स इनकम नहीं आता मंथली बेसिस पे। वो क्या प्रेफर करते हैं कि 6 महीने के लिए मैंने लोन ले लिया, अब 6 महीने बाद मैं जाऊंगा और जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, जो इंटरेस्ट वगैरह है वो दूंगा अपने लेंडर को और अपना गोल्ड वापस लेके आ जाऊंगा। तो ये बुलेट पेमेंट बोलते हैं। अब आरबीआई ने क्या किया है, इसको चेंज करके ना, मतलब एक तरीके से ऐसे नहीं कर सकते आप, क्वार्टरली बेसिस पे आपको ईएमआई देना पड़ेगा। ये वाला जो मॉडल है ये एनबीएफसी को बहुत सूट करता था, क्योंकि एनबीएफसी जानी जाती है ना ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए, कस्टमाइज प्रोडक्ट्स के लिए, तो ऐसे बोरोअर्स को, छोटे छोटे बोरोअर्स को वो बहुत अच्छे से कैटर कर सकते थे। तो इससे एक चीज तो क्या हुआ है, मतलब ये जितने भी लेंडर्स हैं, बैंक्स, एनबीएफसीज, इनको अपना सिस्टम दोबारा से चेंज करना पड़ा है, अपग्रेड करना पड़ा है एक तरीके से इस न्यू रेगुलेशन के लिए। तो आई थिंक एल&टी फाइनेंस ने अपने कॉन कॉल में बोला था कि थोड़ा बहुत हमारा गोल्ड डिसबर्समेंट ना इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इस रेगुलेशन की वजह से इंपैक्ट हुआ है। टेम्पररी इंपैक्ट है, क्योंकि न्यू रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना है, Q2 में वापस हो जाएगा, तो वो इनके साथ में भी हुआ है। लेकिन दूसरा एक और चीज हुआ है, जैसे इनको डीपीडी का नंबर पूछा गया, तो इनका कहना है कि अगर अभी हम सिंपल डीपीडी का नंबर आपको बताएं तो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में आपको दिखेगा 200 बेसिस पॉइंट से 300 बेसिस पॉइंट वो बढ़ गया है, यानी 2 से 3% आपका जो डीपीडी का नंबर है वो बढ़ गया। ये बहुत बड़ा नंबर होता है अगर आप सिर्फ इसको एब्सोल्यूट नंबर में देखो। बट ये क्यों बढ़ा है, क्योंकि रीपेमेंट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। पहले जो कस्टमर मेरे को 6 मंथ बाद, 12 मंथ बाद, 6 महीने, 12 महीने बाद पैसा देता, वो अब उसका ईएमआई काउंट होगा क्वार्टरली बेसिस पे। तो अभी तो ऐसे दिखाएगा ना कि वो डिफॉल्ट हो गया, तो वो इस रेगुलेशन की वजह से हुआ है। एक्चुअली में कस्टमर ने डिफॉल्ट नहीं किया है, इस रेगुलेशन की वजह से ऐसा है कि वो डीपीडी का नंबर 200-300 बेसिस पॉइंट सडनली बढ़ गया, अदरवाइज एसेट क्वालिटी हमारी स्टेबल है। तो ये एक चीज इन्होंने बताई, और बाकी अगेन इन्होंने भी वही बोला है, आने वाले टाइम में इसको हम एडजस्ट करेंगे, और ग्रोथ वगैरह का गाइडेंस बाकी इन्होंने अपना मेंटेन रखा हुआ है। आरओए का गाइडेंस इनका भी है कि FY26 का जो आरओए था ना, उससे 20-30 बेसिस पॉइंट आरओए हमारा अच्छा होगा ये FY27 में। फुल ईयर का ये गाइडेंस है इनका, और इस क्वार्टर का रिजल्ट भी इनका लगभग वैसा ही आया है। तो ये थे ओवरऑल रिजल्ट। फेड बैंक फाइनेंशियल के अच्छे नंबर्स हैं, गाइडेंस भी इनका अच्छा है, 20 से 25% का AUM ग्रोथ है, और आरओए में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इनका आरओए इंप्रूवमेंट कैसे आएगा, एक तो क्रेडिट कॉस्ट लास्ट ईयर 1% से थोड़ा ज्यादा था, इस साल उससे कम होगा, उससे आएगा। दूसरा ओपेक्स इंप्रूवमेंट, जैसे हमने देखा ना कि ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, ब्रांच की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंप्रूव हो रही है, तो इन दो चीजों से इनका आरओए बढ़ेगा। तो ये है। बाकी इनका अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो करंटली जो प्राइस टू बुक है वो 2 के आसपास है, बट फॉरवर्ड अर्निंग्स पे अगर मैं देखूं तो FY27 का प्राइस टू बुक इनका 1.7 1.8 का आता है। तो 20-25% की ग्रोथ है। आरओए ऑलरेडी 2.5 2.6 के आसपास है, आने वाले क्वार्टर्स में थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। आरओए भी मिड टीन क्रॉस कर लिया है, तो थोड़ा बहुत वैल्यूएशन रीरेटिंग का चांस यहाँ पे भी है। बट हाँ, आप बोलो कि एक बहुत अंडर वैल्यूड ऐसा कुछ बेट है, तो नहीं, वैसा नहीं है। रीरेटिंग थोड़ी बहुत हो चुकी है, थोड़ा बहुत स्कोप अभी भी है कि अगर ये ग्रोथ 20-25% 30% के आसपास रखते हैं, आरओई जो जैसा उन्होंने बोला एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो थोड़ा बहुत रीरेटिंग यहां से भी हो सकता है फेड बैंक फाइनेंशियल का। अब दो एनबीएफसीज बची है, एक है एल&टी फाइनेंस, इसको डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। सो एल&टी फाइनेंस इन सब में सबसे बड़ी एनबीएफसी है, डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है। इनके अगर आप Q1 के नंबर्स देखोगे तो लोन बुक की ग्रोथ है 27% YOY, काफी अच्छी ग्रोथ है 27% की। फिर क्रेडिट कॉस्ट इनका भी कम हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 2.64 से 2.54% का क्रेडिट कॉस्ट है। आरओए बढ़ गया 2.40 से 2.48, ऑलमोस्ट 2.5% का आरओए। और आरओई भी कंपनी का जो 11.7% था, अब लगभग 13% टच कर रहा है कंपनी का आरओई का नंबर। यील्ड लगभग स्टेबल है, YOY क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा बहुत बढ़ा ही है इनफैक्ट। निम्स प्लस फीस, सो इनकी मैनेजमेंट बोलती है कि सिर्फ निम को नहीं देखना है, फी इनकम भी हमारा निम का पार्ट है, तो निम्स प्लस फी इसका ये गाइडेंस देते हैं 10 to 10.5% का। अभी कितना है, उसी रेंज में है, इनफैक्ट YOY इंप्रूव हुआ है 25 बेसिस पॉइंट। ओपेक्स इनका भी कम हो रहा है, खर्चे कम हो रहे हैं 4.03%। क्रेडिट कॉस्ट हमने देखा ही है कम हुआ है, और इसी वजह से आरओई के नंबर्स आपके बड़े हैं। फिर यहाँ पे आप देखोगे पैट में काफी अच्छी ग्रोथ है 29% YOY, यानी इनको भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। क्यों? क्योंकि खर्चे कम हो रहे हैं, क्रेडिट कॉस्ट कम हो रहा है, तो मेरे पैट में ग्रोथ ज्यादा अच्छी आ रही है। फिर इनका भी डिसबर्समेंट आप देखो 36% है YOY, क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट है, ऑलमोस्ट 1% नीचे आया है, लेकिन YOY 36% की ग्रोथ देखने को मिली है। और ये सारा कुछ AI वगैरह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3-4 अलग अलग मॉडल इन्होंने बनाए हैं, इसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। हाँ,
दो तीन चीजें और अच्छी लगी इनके रिजल्ट के अंदर। एक तो जैसे ग्रोथ आप देखोगे, तीन चार अलग अलग सेगमेंट है इनका। एक है ये रूरल बिजनेस फाइनेंस, जिसमें ये माइक्रो फाइनेंस भी देते हैं और माइक्रो लाइफ वगैरह भी कंपनी करती है। इसमें आपको दिखेगा डिस्बर्समेंट में ग्रोथ काफी अच्छी है, 24% YOY। अर्बन फाइनेंस जिसमें टू व्हीलर है, फिर पर्सनल लोन है, ये सब आता है, इसमें भी ग्रोथ देखो कितनी अच्छी है डिस्बर्समेंट में, 57% YOY। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ गया ये 10%। एसएमई फाइनेंस यहाँ पे भी 23% की ग्रोथ है, बट सिक्वेंशियली ये 15% गिरा है। क्यों गिरा है इसको डिस्कस करेंगे। और गोल्ड फाइनेंस, इसमें देखो 26% की ग्रोथ है डिस्बर्समेंट में YOY, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये भी 31% गिरा है। क्यों गिरा है इसको भी डिस्कस करेंगे। ओवरऑल बुक ग्रोथ भी हम देखें हर एक सेगमेंट में काफी अच्छी है। फिर आप देखो एसेट क्वालिटी। अब ये माइक्रो फाइनेंस और जो ग्रुप लोन है इसका कलेक्शन एफिशिएंसी आप देखो, एक टाइम पे 98% के आसपास आ गया था, अब ये 99.8% है। अप्रैल मई जून तीनों जो मंथ आपके गए हैं Q1 के, तीनों में स्टेबल है। फिर आपको दिखेगा ये माइक्रो फाइनेंस का भी, इसमें भी देखो 99.2% का कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर है। देन फार्मर फाइनेंस का पोर्टफोलियो देखो, एक टाइम पे ये 89% आ गया था कलेक्शन एफिशिएंसी, अब कितना है 91 से 94% टच कर रहा है लगभग, ये भी इंप्रूव हो रहा है। टू व्हीलर फाइनेंस का कलेक्शन एफिशिएंसी देखो 98 से 99%। पर्सनल लोन 98 से 99.5%। होम लोन और ये लैब वगैरह तो आपके वैसे भी स्टेबल होते हैं। एसएमई फाइनेंस भी आपको दिखेगा काफी नंबर यहाँ पे स्टेबल है। कहने का मतलब क्या है कि ग्रोथ नंबर तो मैं देख ही रहा हूँ ऑब्वियसली अच्छे हैं, लेकिन जितने भी मेरे सेगमेंट्स हैं सब में ग्रोथ है। ऐसा नहीं कि कोई एक दो सेगमेंट मेरा स्ट्रगल कर रहा हो, वो चीज बहुत अच्छी लगी। दूसरा, एसेट क्वालिटी में भी कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर या तो स्टेबल है बहुत अच्छे लेवल पे, या फिर वो इंप्रूव हो रहा है, मंथ ऑन मंथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो ये चीज बहुत अच्छी लगी एल&टी फाइनेंस के रिजल्ट में। बाकी तो और इन्होंने वही पार्ट 30 वगैरह का डेटा दिया है, इसको आप गो थ्रू कर सकते हो। ग्रॉस एनपी आप देखो इंप्रूव हो गया 2.53 से 2.48%। ये रिटेल का है, ये कंसोलिडेटेड सेम जैसे पिरामल का है। इनका तो वैसे भी 99% अब आई थिंक रिटेल बुक हो चुका है। तो एसेट क्वालिटी, ग्रॉस एनपीए, ये सब इंप्रूव हो रहा है कंपनी का। कॉस्ट ऑफ बोरिंग लगभग स्टेबल है 7.2% के अराउंड। और बाकी सारी चीजें हाँ यही है बाकी। सो नंबर्स अच्छे हैं इनके भी, बुक की ग्रोथ अच्छी आई है, डिस्बर्समेंट की ग्रोथ अच्छी है, कलेक्शन एफिशिएंसी, एसेट क्वालिटी हमने देखा काफी स्टेबल है या इंप्रूव ही हो रही है कंपनी की। अब इनकी मैनेजमेंट ने क्या बोला कॉन कॉल के अंदर, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये हालांकि सिर्फ एल&टी नहीं, लेंडिंग में आप चाहे बैंक्स या एनबीएफसी अभी तक जितने की भी रिजल्ट आए हैं सबकी मैनेजमेंट का आप ये ओपनिंग रिमार्क सुनो। कुछ जो एफएमसीजी कंपनीज हैं, कंज्यूमर कंपनीज हैं, उनकी मैनेजमेंट का ओपनिंग रिमार्क आप सुनोगे। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की मैनेजमेंट का अगर आप ये ओपनिंग रिमार्क सुनोगे, एक कॉमन चीज आपको मिलेगी। हर एक मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि बाहर तो ऐसे बहुत शोर शराबा है, जैसे वॉर वगैरह चल रहा है, एनर्जी प्राइसेस काफी मतलब वॉलेटाइल है, ऑयल प्राइसेस आप देख लो, ट्रेड डील में क्या होगा किसी को पता नहीं है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, ये सब है। लेकिन डोमेस्टिक इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो वहां पे चीजें बहुत बेहतर है। जैसे इनके एमडी एंड सी जो हैं वो सुदीप्तो राय, उन्होंने भी बोला कि हमने पिछले कुछ वीक्स में ना जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको हमने मतलब ट्रैवल कराया पैन इंडिया पे, और उन्होंने खुद भी किया, इन्होंने एमडी सीईओ ने। सो उनका कहना है ग्राउंड पे हम देख रहे हैं कि जो भी आपके की इंडिकेटर होते हैं ना एक इकोनॉमी की हेल्थ को देखने के लिए, वो सब ग्राउंड पे बहुत अच्छा दिख रहा है। चाहे वो कंजम्पशन का डेटा हो, आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो, ये सारी चीजें देख करके हमको ग्राउंड पे एक वो कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि चीजें बहुत अच्छी है। दूसरा, वो एल नीनो को लेकर के एक बहुत ज्यादा फियर था मार्केट में कि वो इंपैक्ट कर सकता है, मे बी माइक्रो फाइनेंस की रिकवरी को इंपैक्ट कर सकता है, या फिर लेंडर की जो रिकवरी हो रही है, जो हमने वो लास्ट ईयर अक्टूबर में डिस्कस किया था कि लेंडिंग ओवरऑल आपको दिखेगा बहुत अच्छा करता हुआ, उसको मे बी इंपैक्ट कर सकता है। उसको भी इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जो इन्होंने ग्राउंड पे विजिट किया है। अभी एल नीनो में क्या है कि ऐसा बोला जा रहा है 20% या 10% आपका जो मानसून है इस बार कम होगा नॉर्मल से, बट क्योंकि लास्ट वाला जो मानसून था और उससे लास्ट टू लास्ट वाला जो मानसून था वो इतना अच्छा गया है कि इस बार अगर ये एल नीनो होता भी है तो उससे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इनका कहना है साउथ के जरूर कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है, बट ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है, फार्मर्स की जो एक्टिविटी है, उसको इतना ज्यादा इंपैक्ट वो नहीं करेगा। और अभी तक चीजें हमको बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, तो उसको लेकर के मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है। तो ये एक इन्होंने मतलब मैक्रो लेवल पे एक अपडेट दिया। दूसरा, ग्रोथ पे एक और अच्छी चीज इन्होंने बोली। तो जैसे इनका वो लक्ष्य 2031 का गोल जो है, उसमें इनका टारगेट है कि 20% से हमको हमारे बुक को ग्रो करना है। मैनेजमेंट ने बोला कि वैसे तो हम 20% ग्रो टारगेट करते हैं, बट अगर हमको किसी भी क्वार्टर में अपॉर्चुनिटी दिखी तो हम 20% से ज्यादा भी ग्रो कर सकते हैं, 25%, 30%, जैसे इन्होंने इस क्वार्टर में किया 27% के अराउंड। इस क्वार्टर में इन्होंने 1000 से 1200 करोड़ का जो डिसबर्समेंट है ना उसको छोड़ दिया।
कंपनी कह रही है वो अपॉर्चुनिटी थी, हम 1000-1200 करोड़ का डिसबर्समेंट और कर सकते थे, बट हमने वो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अपनी जो अंडर राइटिंग है उसको थोड़ा सा और इन्होंने स्ट्रिक्ट किया। एक तो एसएमई में कंपनी का कहना है जो ग्लोबल चीजें चल रही हैं उसको लेकर के हम थोड़े से कंजर्वेटिव हो गए, कॉशियस हो गए। दूसरा वो गोल्ड वाला हमने डिस्कस किया था ना कि आरबीआई की न्यू रेगुलेशन आई है तो उसको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगा है, तो इनका भी कहना है कि अप्रैल मई मतलब वहां पे अच्छा डिसबर्समेंट नहीं हुआ। जून में कम हुआ, बट फुल क्वार्टर को वो मैनेज नहीं कर पाया, तो Q2 में आपको वो मोमेंटम दिखेगा। इस वजह से कंपनी का ग्रोथ 27% रहा, वरना इससे भी और अच्छा ग्रोथ हमको देखने को मिलता Q1 के अंदर। तो ये है। फिर इनका वो लक्ष्य 2031 का जो गोल है उसमें कंपनी टारगेट कर रही है अपना आरओई 3% से 3.2%। अभी हो चुका है 2.48% के आसपास। तो अगर आप वैसे देखोगे, मतलब फुल ईयर बेसिस पे देखोगे, तो 80 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट इनको और करना होगा। कंपनी कह रही है दो जगह से वो आएगा। पहला तो क्रेडिट कॉस्ट में इंप्रूवमेंट, जैसे हमने देखा ऑलरेडी 10 बेसिस पॉइंट क्रेडिट कॉस्ट इनका कम हुआ है लास्ट क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करोगे। अब इनका गाइडेंस है कि क्रेडिट कॉस्ट को बिलो 2% लाना है, लेकिन ये 2031 तक का गाइडेंस है। इस साल कंपनी कह रही है कि जो आपका लास्ट क्वार्टर होगा यानी Q4 ऑफ FY27, उसमें हमारा क्रेडिट कॉस्ट 2.2% तक आ जाएगा। 2.2% या उससे भी अच्छा हो सकता है, अभी है 2.4 या 2.5%। तो यानी आने वाले क्वार्टर्स में क्या होगा, मेरा क्रेडिट कॉस्ट और कम होगा। ये क्यों होगा? बिकॉज इनका बोलना है जो फ्रेश लोन हम दे रहे हैं ना, जो फ्रेश डिसबर्समेंट हमारा चल रहा है उसकी क्वालिटी और भी ज्यादा अच्छी है जो हमारे बुक पे अभी जो लोन है उसके कंपैरिजन में। तो क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीमेंटली और इंप्रूव होगा हमारा, और वो हमारे आरओए को पुश करेगा। दूसरा आएगा ऑपरेटिंग लिवरेज, प्लस एआरसी बुक भी है, मतलब इनके इनके बुक के अंदर जो ओवरऑल आरओए को ड्रैग कर रहा है, तो 20-30 बेसिस पॉइंट वहां से भी आएगा, और फिर ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जहां से मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि आरओए हमारा 3 से 3.2% का अचीव हो जाएगा। बाकी आरओई का भी इन्होंने गाइडेंस दिया है 16 से 18% का, वो वाला गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है। तो ये है आपका एल&टी फाइनेंस का कॉन कॉल। मतलब नंबर्स इनके भी अच्छे हैं, कमेंट्री अच्छी है, मैक्रो को लेकर के मैनेजमेंट काफी पॉजिटिव है, और अपना आरओई का गाइडेंस भी इन्होंने अच्छा लगाया। अभी इनका प्राइस टू बुक आप देखोगे तो 2.8 2.9 के बीच का प्राइस टू बुक है। बट अगर मुझे, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बड़ी एनबीएफसी में मेरे को अगर प्ले करना है, एक डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है, स्टेबल एनबीएफसी है, आरओए ऑलरेडी 2.5% हो चुका है, और आपको सारे लीवर्स दिख रहे हैं कि कंपनी आराम से यहां से 3.2% के आरओए पे जा सकती है, तो उस कैटेगरी में ये एक अच्छा बेट है। मतलब मैं एक री रेटिंग तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकता वैल्यूएशन में कि एकदम से 2.8 का प्राइस टू बुक 5 का या 6 का हो जाए, उस कैटेगरी का तो नहीं है, मतलब उसकी चांसेस बहुत कम है, वो मुझे एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए। हो जाए तो बोनस से अलग चीज है, बट हाँ एक अच्छा स्टीडी रिटर्न ये यहाँ से डिलीवर कर सकता है, क्योंकि 20-25-30% की ग्रोथ लोन बुक के अंदर कंसिस्टेंट है, और बुक को जिस तरीके से उन्होंने मैनेज किया है, आरओई पहले इनका काफी कम होता था, अब तो धीरे धीरे वो भी अर्ली टीन की तरफ, मिड टीन की तरफ बढ़ रहा है, आरओए आपका 3% क्रॉस कर रहा है, क्रेडिट कॉस्ट को कंपनी नीचे लेके जा रही है, अपना बुक काफी अच्छा इन्होंने डाइवर्सिफाई कर लिया अपना, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर या सेगमेंट के ऊपर इतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। तो उस पॉइंट से आप देखोगे बड़ी एनबीएफसीज में, डाइवर्सिफाइड एनबीएफसीज में एक अच्छा बेट लगता है एल&टी फाइनेंस। एक और चीज इन्होंने बोली जो आपकी ये माइक्रो फाइनेंस के ऊपर एक अच्छा अपडेट देती है। सो जैसे एलिनो वगैरह पे इन्होंने बताया कि एक तो वो इम्पैक्ट नहीं रहेगा इस साल, जो हमने ग्राउंड पे अपनी मॉनिटरिंग करी है इन्होंने खुद ने और इनकी टीम ने, तो उससे हम श्योर हैं कि रूरल फाइनेंस अच्छा करेगा। आप डिसबर्समेंट भी देखो इनका ग्रो किया है, माइक्रो फाइनेंस की बुक भी आई थिंक 24-25% पे इनकी ग्रो करी है। दूसरा मैनेजमेंट बोल रही है कि जब भी एक बैड आपका ये एसेट साइकिल आता है ना, क्रेडिट साइकिल आता है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर, तो क्या होता है कि उसके बाद अगला जो 1-2 साल होता है ना, हर एक लेंडर एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाता है। मतलब जैसे वो बोलते हैं ना लेंडिंग इंडस्ट्री में कि बुरे टाइम में आप अच्छा बुक बनाते हो और अच्छे टाइम में आप बुरा बुक बनाते हो। तो अभी जो टाइम चल रहा है, क्योंकि एक तो एमफिन की भी वो गार्ड रेल वगैरह है कि ओवर लेवरेजिंग को दूर करना है, मतलब ऐसे कस्टमर से दूर रहना है, जिन कस्टमर्स ने 3-4 लेंडर से लोन ले रखा है उनसे दूर रहना है, तो उस तरीके की गार्ड रेल है। प्लस उसके ऊपर से हर एक लेंडर भी एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाता है, क्योंकि पिछला 6-7 क्वार्टर्स जो है वो इतना पेनफुल गया होता है, सबने अपना वो राइट ऑफ पे राइट ऑफ, इतना बुरा टाइम देखा होता है, तो वो बहुत देख के कस्टमर्स को मतलब अभी चूज करते हैं कि जिस कस्टमर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, ओवर लेवरेजिंग नहीं है जिसके ऊपर, डिसिप्लिन में जिसने पास्ट में भी अपना रीपेमेंट वगैरह रखा हुआ है, उन्हीं कस्टमर्स को वो चूज करते हैं। तो कंपनी कह रही है कि जो एमएफआई साइकिल है वो अगला 18 मंथ्स 24 मंथ्स हमको बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए ये भी काफी अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये है ओवरऑल एल&टी फाइनेंस के ऊपर। लास्ट अब डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट जो एनबीएफसी बची है एसजी फिनसर्व को डिस्कस कर लेते हैं। रिजल्ट इनका सबसे पहले आया था, लेकिन हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं तो उनको सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो एसजी फिनसर्व का Q1 का नंबर अगर हम देखें, हाँ
डिसबर्समेंट की ग्रोथ है 39% वाई बहुत अच्छी ग्रोथ है। और लोन बुक आप देखोगे 82% पे ग्रो किया है कंपनी का वाई लेवल पे। 4500 करोड़ का लोन बुक इन्होंने क्रॉस कर लिया अपना फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही। फिर आरओए 5.1%। आरओए इनका पहले भी अच्छा था बट अब तो 5% भी क्रॉस कर गया। पहले ये 4.6 4.7% होता था। आरओई बहुत कम था पहले तो 8-9% था, 10% गया, अब आप देखो 14% का आरओई हो गया फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। एंड एनपीए एज यूजुअल कंपनी का निल है इस क्वार्टर के अंदर भी। क्यू ऑन क्यू परफॉर्मेंस अगर हम कंपेयर करें तो लोन बुक 16% ग्रो किया है, वाई 82% ग्रोथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 16% ग्रोथ। ऑपरेटिंग इनकम 29% से ग्रो किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। और पैट का नंबर 27% से ग्रो किया है क्यू ऑन क्यू लेवल पे। वाई अगर मैं कंपेयर करूं तो लोन बुक तो है 82% की ग्रोथ, पैट मेरा डबल से ज्यादा हो गया। 25 करोड़ का पैट था लास्ट ईयर Q1 में, अब कितना हो गया है 54 करोड़, डबल से ज्यादा की ग्रोथ है पैट के अंदर। फिर इनका ये फी एंड अदर इनकम वाला जो लाइन आइटम आप देखोगे ना, ये इनका लास्ट क्वार्टर से ग्रो करना स्टार्ट किया, लास्ट और उससे लास्ट क्वार्टर से, जब से ये इनकी नई मैनेजमेंट आई है। और इन्होंने पिछले कॉन कॉल में भी ये बताया कि जो पुरानी मैनेजमेंट थी ना, वो इस वाले स्पेस को इतना अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाई थी। फी इनकम जो आपका होता है, जो प्रोसेसिंग फी वगैरह आप चार्ज करते हो, अदर इनकम वगैरह हो गया, उसको उन्होंने उतने अच्छे से यूज नहीं किया। हमने उसको यूज करना स्टार्ट किया, तो लास्ट 2-3 क्वार्टर से आप देखोगे इनका अदर इनकम भी बहुत अच्छे रेट पे ग्रो कर रहा है। वाई तो ये भी डबल से ज्यादा हो गया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 12% की ग्रोथ है इसके अंदर। एंड इसकी वजह से नेट इंटरेस्ट इनकम आपको दिखेगा 92% से ग्रो किया है, जबकि एयूएम ग्रोथ 82% है, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम में 92% की ग्रोथ आई है। खर्चा इनका होता नहीं है, लगभग 80 के आसपास तो सिर्फ एम्प्लॉइज हैं और सारा कुछ इनका डिजिटली मैनेज होता है। प्लस जो इनकी पेरेंट कंपनी है एपीएल अपोलो, उसका एडवांटेज है, क्लाइंट नेटवर्क इनको बहुत अच्छा मिला हुआ है, तो खर्चा बहुत कम है, जिसकी वजह से आपका अगेन वो भी क्रेडिट कॉस्ट भी तो नहीं है ना, एनपीए भी निल है, तो कोई प्रोविजनिंग भी नहीं करनी पड़ती। सो इन दोनों चीजों की वजह से आपको ऑपरेटिंग लिवरेज बहुत अच्छा मिलता है। और पैट आप देखो इनका डबल से ज्यादा हो गया, 119% की ग्रोथ है वाई लेवल पे। फिर क्लाइंट मतलब इनका ये पार्टनर्स आप देखोगे तो इन्होंने कितना अच्छा एक्सपैंड किया है। पहले एपीएल अपोलो पे इनकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी, आई थिंक 40-50% जो बिजनेस था वो इन्हीं के ग्रुप के जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे आता था। अब ये कम हो गया, अब ये 1/3 हो गया, और कंपनी कह रही है ये 1/3 के आसपास ही रहेगा। लेकिन जो हमारे ये सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में, लेकिन जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इन्होंने लैब में एंटर करने का प्लान बनाया है, साथ में जो फैक्टरिंग है वो ये कर रहे हैं, जो आपका ट्रेड होता है, ट्रेड रिसीवेबल का जो आपका वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस पर ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। उन सारे प्रोडक्ट्स के अंदर कंपनी एंटर कर रही है और नए नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करते जा रहे हैं। जैसे आप देखोगे हॉस्पिटल सेक्टर में इन्होंने यथार्थ को, पार्क हॉस्पिटल को ऑनबोर्ड किया है। क्यों? क्योंकि इनके रिसीवेबल्स होते हैं ना, ये दोनों हॉस्पिटल का गवर्नमेंट से काफी ज्यादा बिजनेस आता है, पार्क का तो 70-80% आता है, तो उनके रिसीवेबल्स होते हैं जिनको ये इनवॉइसिंग करते हैं, कुछ फी वगैरह वहां से अर्न करते हैं, इंटरेस्ट इनकम अर्न करती है, और बाद में इनके क्लाइंट से वो पैसा ले लेते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी भी कंपनी एक्सप्लोर कर रही है। बाकी इनका ग्रोथ के लीवर्स क्या हैं, तो एक तो है कि जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनको आप और ज्यादा वॉलेट शेयर गेन करो। यानी एग्जांपल के लिए पॉलीकैब हो गया या एपीएल अपोलो ही पकड़ो, उनके अगर आप अभी 2-3 स्टेट्स के अंदर ही आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर पे हो, तो बाकी स्टेट्स के अंदर एंटर करो, बाकी सिटीज के अंदर एंटर करो, यानी वॉलेट शेयर आप गेन कर रहे हो एग्जिस्टिंग क्लाइंट का। दूसरा क्या है, नए कस्टमर्स को आप एक्वायर करोगे और आपके पास कॉर्पोरेट पार्टनर्स और न्यू आएंगे, वहां से ग्रोथ आएगा। तीसरा क्या है, डीप टियर फाइनेंसिंग, यानी कि जैसे पहले ये करते थे ना कि सिर्फ होलसेलर को टारगेट कर रहे हैं, एक क्लाइंट के सिर्फ होलसेलर को टारगेट कर रहे हैं, फिर उसके नीचे गए डीलर डिस्ट्रीब्यूटर तक, अब उससे भी नीचे जा रहे हैं, जो रिटेलर होता है एंड लेवल पे, उसको भी जो फाइनेंसिंग चाहिए वहां पे भी कंपनी पहुंच रही है। तो ये आपका तीसरा ग्रोथ लीवर है। प्लस नए प्रोडक्ट लॉन्च करना, जैसे लैब किया इन्होंने, रिसीवेबल फाइनेंसिंग के लिए इन्होंने किया है, ये सारी चीजें, और साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स करना, ये इनके कंपनी के मेन ग्रोथ लीवर्स है। बाकी गाइडेंस वगैरह इन्होंने वही अपना मेंटेन रखा है कि 25 से 30% के कैगर पे अपने एयूएम कम को ग्रो करना है। पैट का कैगर रहेगा 30 से 35%, आरओए 4.5 से 5% के रेंज में, यानी जितना है अभी, और आरओई 14-16% लेके जाना है। कॉस्ट टू इनकम इनका अभी वैसे ऑलरेडी काफी कम है और 13-17% का इनका गाइडेंस है। एनपीए निल कंपनी रख के अपना मेंटेन करना चाहती है। तो ये ओवरऑल नंबर्स थे एसजी फिनसर्व के, बहुत अच्छे नंबर्स हैं। मतलब पहले तो आप देखोगे FY27 का जो उन्होंने गाइडेंस दिया था ना, लास्ट क्वार्टर का जो कॉन कॉल था Q4 ऑफ FY26, उसमें 30-35% एयूएम ग्रोथ का गाइडेंस था, बट पहले ही क्वार्टर में 82% का ग्रोथ इन्होंने कर दिया है। आई थिंक 3900 करोड़ या 4000 करोड़ समथिंग इनका एयूएम था
FY26 के एंड में। अब पहले क्वार्टर में आपका AUM पहुंच गया 4500 करोड़। सो गाइडेंस ऑब्वियसली आपको बढ़ाना ही था, तो वही इन्होंने किया है। अभी जो इन्होंने गाइडेंस दिया है वो अराउंड 5500 करोड़ AUM का किया है, लेकिन इन्होंने कॉन कॉल में बोला कि 6000 करोड़ तक भी ये जा सकता है। 5500 करोड़ है, 6000 करोड़ तक भी जा सकता है। तो अगर आप ग्रोथ रेंज पकड़ो YOY लेवल पे FY27 में ओवर FY26, तो पहले था 30-35%, अब हो जाता है 42 से 50%। तो ग्रोथ गाइडेंस आपका बढ़ गया एक तरीके से, क्योंकि Q1 में इतनी बड़ी छलांग आपने लगा दी। दूसरा एक इनका ना लॉन्ग टर्म में भी एक AUM का इन्होंने टारगेट दिया था पिछले किसी क्वार्टर में, 7500 करोड़ AUM का। ये FY30 का टारगेट था, यानी बाय द एंड ऑफ FY2030 हमारा टोटल AUM 7500 करोड़ होगा। ये किस बेसिस पे दिया था? इस बेसिस पे जो AUM का इन्होंने गाइडेंस दिया 25 से 30%। बट अगर आप 5500 करोड़ या 6000 करोड़ FY27 में ही पहुंच जाओगे, तो मतलब 7500 करोड़ तो आपका FY28 या FY29 के बीच में हो जाएगा। तो इसीलिए वो 7500 करोड़ वाला गाइडेंस भी इन्होंने बढ़ा दिया है। अब कंपनी बोल रही है कि FY30 तक हम 10,000 करोड़ के AUM तक पहुंच सकते हैं, जो कि बहुत आराम से कंपनी पहुंच सकती है। 2-3 साल के अंदर ही कंपनी उसको अचीव कर सकती है। तो गाइडेंस इन्होंने अपग्रेड किया है, इस साल का भी और अपना लॉन्ग टर्म वाला भी। फिर पैट का गाइडेंस भी इनको रिवाइज करना था, क्योंकि ये कंपनी इस क्वार्टर में आप देखो 54 करोड़ का पैट किया है। तो अगर आने वाले क्वार्टर्स में Q1Q लेवल पे अगर पैट 1% से भी ग्रो नहीं करता है, सेम पैट अगर कंपनी रिपोर्ट करती है Q2, Q3, Q4 के अंदर, स्टिल इनका जो टोटल पैट है FY27 का वो 220 करोड़ के अराउंड हो जाता है। तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि जब AUM ग्रोथ आपका बढ़ेगा तो पैट ग्रोथ तो और अच्छा होगा ना। तो कंपनी ने कंजर्वेटिव गाइडेंस, मुझे लगता है ये भी, कि फुल ईयर पैट का गाइडेंस 220 से 225 करोड़ का दिया है। इनका बोलना है 300 करोड़ के आसपास का PBT हमारा आएगा, 25% आप मान लो टैक्स लगेगा, तो हमारा 225 करोड़ का पैट हो सकता है इन FY27। बट अगेन इससे ज्यादा कंपनी कर सकती है। तो ये हो गया, गाइडेंस अपग्रेड किया कंपनी ने AUM के अंदर भी, लॉन्ग टर्म AUM के अंदर भी, और आपका पैट का भी गाइडेंस इन्होंने एक तरीके से बढ़ा दिया है। NPA पे इनको पूछा गया था लास्ट कॉन कॉल में कि लैंडिंग जो बिजनेस है ऑब्वियसली वो 0 NPA का तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो NPA उसमें बनता ही है। तो आपको गाइडेंस में मतलब कुछ 1-2% कुछ तो NPA आपको टारगेट करना चाहिए, क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस देना चाहिए। बट मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो इनका कहना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ना हमने ये कल्चर ही बिल्ड किया है, और इसीलिए हम गाइडेंस भी नील NPA का दे रहे हैं। इंटरनली हमको भी पता है कि आगे चल के कभी ना कभी NPA थोड़ा बहुत बन सकता है हमारे बिजनेस के अंदर। बट हम ये मैसेज ये देना चाहते हैं कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितनी भी हमारी टीम है, उनको ये पता रहे कि किसी भी कस्टमर से हम डील कर रहे हैं, रिकवरी के लिए जा रहे हैं, किसी कस्टमर को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, तो क्लैरिटी हो कि टारगेट हमेशा 0 NPA का है। तो ये कल्चर वो बिल्ड करना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने गाइडेंस अपना नील NPA का रखा है। दूसरा, कंपनी कह रही है कि ग्रोथ की अगर हम बात करें, जैसे 80% हमने इस क्वार्टर में ग्रो किया, तो हम फुल ईयर का गाइडेंस क्यों इतना कंजर्वेटिव दे रहे हैं? एक तो ऑब्वियसली आपका वो जो मैक्रो जो सारी चीजें चल रही हैं, वॉर वगैरह का जो माहौल बीच में चल रहा है, वो एक रीजन है। बट दूसरा, कंपनी कह रही है कि अगर कल को चल के किसी 1-2 क्वार्टर में मान लो NPA बढ़ गया, तो हमको एकदम ग्रोथ पे ब्रेक लगानी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने क्लियर बोला है कि ग्रोथ हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो ना इनका लेवरेज कितना लो है, मतलब आई थिंक 2 के आसपास का लेवरेज है, उसको बहुत आराम से ये 4x कर सकते हैं। तो ग्रोथ का प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी कह रही है मेन हमारा फोकस है कि 0 NPA मेंटेन करते हुए हमको ये ग्रोथ बढ़ानी है, या ग्रोथ जितना भी करना है उतना रखना है। इसीलिए गाइडेंस हम हमेशा कंजर्वेटिव ही देंगे, 25 से 30% का। तो ये हो गया। बाकी खर्चा वगैरह इनका होता नहीं है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता रहेगा। ओवरऑल चीजें इनकी कंपनी की काफी बढ़िया लगती है। और क्या है इसमें डिस्कस करने को? हाँ, यही है अपना लैब वगैरह और डिजिटल लैंडिंग, नई नई प्रोडक्ट्स कंपनी ट्राई कर रही है और गाइडेंस अपना बढ़ा दिया है, तो अच्छा है। अभी इनका अगर आप अपॉर्चुनिटी वाइज देखोगे तो प्राइस टू बुक अभी 2.8 के अराउंड है। बट फॉरवर्ड अर्निंग पे अगर मैं देखूं FY27 के बेसिस पे, तो फॉरवर्ड प्राइस टू बुक 2.2, 2.3 के अराउंड आता है। अब ये जो NBFC है ऑलरेडी 4.5 से 5 का ROE बना रही है। ROE इनका मिड टीन तक पहुंच गया है, 14-15% का ROE तो ये कर ही रहे हैं। तो यहां पे ना री रेटिंग का भी चांस है, और प्लस ग्रोथ तो मुझे अच्छा मिल ही रहा है। 50-60% की ग्रोथ कंपनी आराम से कर सकती है। जैसा हमने डिस्कस किया कि कोई जरूरत नहीं है इनको 10,000 करोड़ तक AUM इनका हो जाए, तब तक इक्विटी रेजिंग की कोई जरूरत नहीं है। कैपिटल एडिकेसी रेशियो आई थिंक इनका 32-33% है, लेवरेज बहुत लो है। तो ये एडवांटेज है कंपनी के पास में कि ROE को ये और पुश कर सकते हैं, यहां से ग्रोथ में एग्रेसिव हो सकती है कंपनी, बस एसेट क्वालिटी मेंटेन रहे ऐसे जैसे इन्होंने अभी तक करके रखा है। तो यहां से काफी अच्छा बेट है। तो अगर मैं सारी NBFCs में देखूं ना, तो सबसे बेस्ट जो है वो SG फिनसर्व का डील लगता है, क्योंकि फॉरवर्ड प्राइस टू बुक आपका 2.2, 2.3 का है। ग्रोथ सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा अगर नहीं भी है, मान लो 30-35% पे भी कंपनी ग्रो करती है, स्टिल ROE 4.5 से 5% का बना रही है, और ROE मिड टीन तक पहुंच चुका है, जो कि आगे आपका और बढ़ेगा विद 0 NPA। और बिजनेस मॉडल भी आपका एक नीश सेगमेंट के अंदर कंपनी डील करती है, जहां पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये सारी चीजें हैं जो SG फिनसर्व
मतलब उनके फेवर में जाती है, और इन सारे एनबीएफसीज में आप देखोगे तो बेस्ट बेट लगता है। तो दोबारा से रिवाइज करते हैं, पहला कौन सा था, पूना वाला फिनकॉर्प, रिजल्ट काफी अच्छे हैं, कॉन कॉल बहुत अच्छा गया है, कमेंट्री काफी अच्छी है, एंड लास्ट 2-3 क्वार्टर के कंपैरिजन में अब वो डील अच्छी लगती है। हाँ, ऐसा बहुत लुक्रेटिव डील नहीं है, लेकिन हाँ अपसाइड यहां से ठीक ठाक लगता है पूना वाला फिनकॉर्प का, मार्केट रिवॉर्ड कर सकता है ऑब्वियसली। दूसरा था पिरामल फाइनेंस। पिरामल फाइनेंस का जैसे हमने डिस्कस किया कि री रेटिंग जो हो चुकी है 1.7 1.8 का प्राइस टू बुक ऑलरेडी है, और आरओए अभी 2% के आसपास है, तो यहां से ऐसा कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बैट अभी लगता नहीं है पिरामल फाइनेंस का। ग्रोथ ठीक ठाक है, बट उनको वो नंबर्स पहले वो डिलीवर करने पड़ेंगे, उसके बाद और भी सारे ऑप्शंस हैं, वो सारी चीजें हैं। तीसरा है आपका फेड बैंक फाइनेंशियल। फेड बैंक फाइनेंशियल भी उसी कैटेगरी में है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रेटिंग उसके अंदर हो सकता है, क्योंकि फॉरवर्ड प्राइस टू बुक उसका 1.7 1.8 का है, एंड आरओए वो ऑलरेडी 2.5 2.6 का कर रहे हैं। बस जो थोड़ा बहुत एसेट क्वालिटी में उन्होंने बोला है, उन्होंने और पिरामल ने, वो ना हो प्रॉब्लम आने वाले क्वार्टर्स में, अगर वो एग्जीक्यूशन रहा तो थोड़ा बहुत वैल्यूएशन रेटिंग हो सकता है फेड बैंक फाइनेंशियल का। फोर्थ है आपका एल एंड टी फाइनेंस, तो उनके तो नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, अब तो ग्रोथ भी दिखने लग गई है उनके सारे सेगमेंट के अंदर, कलेक्शन एफिशिएंसी उनकी इंप्रूव हो गई है, प्राइस टू बुक 2.8 जरूर है, बट वही हमने पॉइंट डिस्कस किया कि अगर मुझे सेफ बेट लेना है, एक डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी, बड़ी एनबीएफसी, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है किसी भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, अच्छा डाइवर्सिफिकेशन रखा है, साथ में थोड़ा सा मिक्स उन्होंने अनसिक्योर्ड का भी रखा है जो यील्ड उनको अच्छा बना के देता है, गोल्ड लोन अभी एक्सपैंड करना वो शुरू किया उन्होंने पिछले कुछ क्वार्टर से, वो जो एक्विजिशन उन्होंने किया उसके बाद उसमें काफी अच्छी ग्रोथ है, तो वहां पे अगर मुझे प्ले करना है बड़ी एनबीएफसी में, एल एंड टी फाइनेंस अच्छा है। बाकी सबसे बेस्ट अगर मुझे देखना है तो एचडीएफसी फिनसर्व लगता है, जहां पे नंबर्स भी अच्छे हैं, गाइडेंस भी अच्छा है, एंड अभी तक 0 एनपीए है, और अगर मैं वैल्यूएशन वाइज भी देखूं तो स्टॉक ठीक लगता है, 2.2 2.3 का प्राइस टू बुक है फॉरवर्ड रनिंग के बेसिस पे। तो ये थे पांचों एनबीएफसी जिनके रिजल्ट कॉन कॉल हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। लगभग अभी तक जितने भी एनबीएफसी जो मेरे वॉच लिस्ट में है, जिनको मैं ट्रैक करता हूं, उन सबके रिजल्ट कॉन कॉल हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक जना स्मॉल फाइनेंस है बैंकिंग इंडस्ट्री में, उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे, मे बी किसी और 1-2 बैंक के साथ में, और जो 2-3 कंपनी के रिजल्ट आए हैं उसको भी डिस्कस कर लेंगे जल्दी। बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।